मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर अनन्या शर्मा अपनी साधारण स्कूटी पर सवार होकर तेजी से बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद चमक रही थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसके सपने आसमान को छूने की चाह रखते थे। आज रात मुंबई के प्रसिद्ध ताजमहल पैलेस होटल में एक बड़ी पार्टी थी, जहां उसे अपने डिजाइनर कपड़ों की अंतिम खेप पहुंचानी थी। समुद्र की लहरों की आवाज और शहर का शोर उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अर्जुन मेहरा अपनी आलीशान महिकार होटल के मुख्य द्वार पर उतरा। उसकी शख्सियत में एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। मेहरा साम्राज्य का इकलौता वारिस होने के नाते उस पर हमेशा एक भारी बोझ रहता था। आज की पार्टी उसके नए प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न मनाने के लिए थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसने अपनी रेशमी जैकेट को ठीक किया और आत्मविश्वास के साथ अंदर कदम रखा। कैमरा फ्लैश की रोशनी उससे घेर रही थी, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल अकेला और शांत महसूस कर रहा था। अनन्या ने जैसे ही होटल के भव्य हॉल में कदम रखा, उसे अपनी गरीबी और उस विलासिता के बीच एक गहरी खाई महसूस हुई। वहां की चमक धमक उसकी आंखों को चौंधिया रही थी। उसने सावधानी से अपने बैग को पकड़े रखा, जिसमें कीमती डिजाइनर कपड़े थे। सुरक्षा गार्डों और मेहमानों की भीड़ के बीच वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसे निर्देश दिया गया था कि वह कपड़े ऊपर के स्वीट में पहुंचा दे। लिफ्ट की ओर बढ़ते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी रहस्यमयी और आकर्षक दुनिया में प्रवेश कर रही है। पार्टी में माहौल काफी गर्म था और संगीत की धुनें हवा में तैर रही थी। अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी समीर ने चुपके से उसकी ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था। समीर चाहता था कि अर्जुन किसी स्कैंडल के झंस जाए ताकि मेहरा परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। अर्जुन ने बेख्याली में उस गिलास को उठा लिया और एक ही घूंट में आधा खाली कर दिया। कुछ ही पलों में उसे टानी खल में और उसे चक्कर आने लगे और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसने भीड़ से दूर जाकर थोड़े समय के लिए आराम करने का फैसला किया और लिफ्ट की ओर मुड़ गया। अर्जुन की मां गायत्री मेहरा मेहमानों के बीच व्यस्त थी। अपनी खानदानी शान का प्रदर्शन कर रही थी। अर्जुन का सिर भारी हो रहा और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह अपने स्वीट के फ्लोर पर पहुंचा, उसे लगा कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है। वो किसी तरह अपने कमरे की चाबी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो केवल इतना चाहता था कि वो इस शोर और चमक से दूर किसी शांत कोने में सो जाए। अनन्या स्वीट नंबर 704 की तलाश में गलियारे में भटक रही थी। होटल की सजावट इतनी जटिल थी कि वह रास्ता भूल गई। गलियारे में रोशनी बहुत कम थी और वहां की शांति उसे डरा रही थी। तभी उसे एक स्वीट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद ही वह जगह है जहां उसे कपड़े देने हैं। घबराहट में उसने दरवाजे को थोड़ा और धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर गई। कमरे के भीतर केवल मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और वातावरण में चमेली की खुशबू बसी हुई थी, जो बहुत सुकून दे रही थी। उसने कमरे के भीतर कदम रखा और चारों ओर देखा। कमरा बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित था, लेकिन वहां कोई परिचारिका नहीं थी जिसे वो कपड़े सौंप सके। तभी उसने सोफे पर किसी की परछाई देखी। वह डर गई और वहीं रुक गई। कमरे की खामोश हवा में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अन्या को लगा कि उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली थी। उसे एहसास नहीं था कि वो एक ऐसी भूल करने जा रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाली थी। अर्जुन पहले से ही उस स्वीट में पहुंच चुका था और उसने खुद को सोफे पर गिरा दिया था। दवा का असर उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी गहरे सपने में डूब रहा है। जब उसने दरवाजे की आहट सुनी तो उसने सोचा कि शायद वह उसकी कोई परिचित है। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन केवल एक धुंधली परछाई दिखाई दी। उस हल्की रोशनी में अन्या की सादगी उसे किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे पास बुलाया। अन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने देखा कि कोई व्यक्ति सोफे पर लेटा हुआ है और शायद वह बीमार है। वह कपड़े रखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। उसका
स्पर्श गर्म और बिजली जैसा था, जिसने अन्या के पूरे शरीर में एक लहर दौड़ दी। लेकिन अर्जुन की आवाज में एक अजीब सा दर्द था जिसने उसे वहीं रोक दिया। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और बेबसी ने उसे जैसे पत्थर का बना दिया हो। उस रात की खामोशी में समय जैसे थम गया था। अन्या और अर्जुन दो अलग अलग दुनियाओं से आए थे, लेकिन उस पल में सब कुछ धुंधला हो गया था। और अर्जुन के स्पर्श की कोमलता और उसकी व्याकुलता ने अन्या के मन में छिपे हुए डर को धीरे धीरे मिटा दिया। उसे लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो जिसे वह बरसों से खोज रही थी। नशीली दवा के प्रभाव में अर्जुन उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानने लगा था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे में समाने लगी थी और पूरी दुनिया का अस्तित्व उस कमरे की चारदीवारी तक ही सीमित रह गया था। कमरे के बाहर समुद्र की लहरें तट से टकरा रही थी, लेकिन अंदर एक और ही तूफान उमड़ रहा था। अनन्या को अपनी मर्यादा और सामाजिक डर का एहसास था, लेकिन वह अर्जुन के आकर्षण के जाल में उलझती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि यह प्यार है या केवल एक हादसा, लेकिन उस पल में वह खुद को रोक नहीं पाई। अर्जुन के लिए भी वह चेहरा एक सुकून भरा एहसास बन गया था, जो उसे उसकी तन्हाई से दूर ले जा रहा था। दोनों ने समाज के नियमों और कल की चिंता को उस अंधेरी रात में कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, भावनाओं का सैलाब उमड़ने लगा। अन्या ने अपनी गरिमा और सामाजिक मर्यादाओं को एक पल के लिए भुला दिया था। वो केवल उस अनकहे जुड़ाव को महसूस कर रही थी जो उसे अर्जुन की ओर खींच रहा था। वे दोनों एक ऐसी भूल कर रहे थे जिसका अंजाम उन्हें आने वाले कल में भुगतना था। कमरे के बाहर की दुनिया सो रही थी, लेकिन उनके भीतर एक नया जीवन करवट ले रहा था। यह एक ऐसा संगम था जिसमें प्रेम नहीं, बल्कि परिस्थितियों का खेल था, जिसने उनकी तकदीर को हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बांध दिया था। रात के पिछले पहर में जब चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था, तब उन दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। अर्जुन को अपनी स्थिति का जरा भी होश नहीं था और अनन्या अपनी भावनाओं के भंवर में डूब चुकी थी। यह एक ऐसा पल था जिसने दो अनजान आत्माओं को एक धागे में पिरो दिया था। कमरे की हवा में छाई चमेली की महक उस रात की गवाह बन गई थी। अनन्या को यह नहीं पता था कि सुबह होते ही यह हकीकत एक डरावने सच में बदल जाएगी और उसे अपनी गरिमा के लिए लड़ना होगा। जब सुबह की पहली किरण ने खिड़की के पर्दों के बीच से झांका, तो अन्या की नींद खुल गई। उसे अपनी स्थिति का एहसास होते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबराकर बिस्तर से उठी और बिखरे हुए कपड़ों को समेटने लगी। पास ही अर्जुन गहरी नींद में सोया हुआ था और उसे रात की किसी भी घटना का आभास नहीं था। अन्या की आंखों से आंसू छलक आए, क्योंकि उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। उसने बिना कोई आवाज किए वहां से भाग जाने का फैसला किया और अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर दौड़ पड़ी। गलियारे में भागते समय अनन्या को लग रहा था कि हर कोई उसे देख रहा है और उसकी गलती को पहचान रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकली और सड़क पर आकर खड़ी हो गई। सुबह की ठंडी हवा भी उसके भीतर की जलन को शांत नहीं कर पा रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगी और इसे एक बुरे सपने की तरह भुला देगी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोचा था। होटल के बाहर मुंबई शहर जाग रहा था, लेकिन अनन्या के लिए सब कुछ ठहर गया था। उसने अपनी स्कूटी उठाई और तेज रफ्तार से अपने घर की ओर चल दी। उसकी आंखों के सामने अर्जुन का चेहरा बार बार आ रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। वह एक साधारण लड़की थी जिसने हमेशा अपने उसूलों पर गर्व किया था, लेकिन एक रात ने उसका सब कुछ बदल दिया था। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। अर्जुन की नींद कुछ घंटों बाद खुली। उसका सिर बुरी तरह से भारी था और उसे रात की बातें बहुत धुंधली याद आ रही थी। उसे कमरे में चमेली की खुशबू महसूस हुई और उसने देखा कि कमरा अस्त व्यस्त है। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन उसे केवल एक सादगी भरा चेहरा और कुछ कोमल स्पर्श याद आ रहे थे। उसे लगा कि शायद किसी ने उसके साथ खेल खेच है। उसने समीर के बारे में सोचा और उसे गुस्सा आया। उसे यह नहीं पता था कि जिस लड़के साथ उसने रात बिताई थी
वह अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। अर्जुन ने स्वीट के बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से स्नान किया ताकि उसका नशा पूरी तरह उतर जाए। वह आईने में खुद को देख रहा था और उसे अपने भीतर एक खालीपन महसूस हो रहा था। उसे उस रात की अजनबी लड़की की याद बार बार बेचैन कर रही थी। क्या वह हकीकत थी या केवल उसकी कल्पना? उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। अन्या का दुपट्टा बिस्तर के पास गिरा रह गया था, जिसे उसने उठाया और उसकी महक को महसूस किया। उसे लगा कि उसने कुछ अनमोल खो दिया है, जिसे वो पहचान नहीं पाया। पार्टी के बाद अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए बहुत तनावपूर्ण रहे। समीर की साजिश का खुलासा हो गया था और अर्जुन ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। वह अक्सर उस स्वीट में वापस जाता और उसी खिड़की से बाहर देखता जहां से अनन्या ने सुबह की पहली किरण देखी थी। उसने अपने मैनेजर से उस रात के सीसीटीवी फुटेज मांगे, लेकिन उसे बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण उस रात की रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई है। वह अजनबी लड़की जैसे धुएं की तरह गायब हो गई थी और वह बेबस था। अन्या ने अगले कुछ हफ्तों तक खुद को काम में डुबो दिया ताकि वह उस रात की यादों से बच सके, लेकिन कुदरत का अपना ही न्याय होता है। उसे अपनी सेहत में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। उसे चक्कर आने लगे और खाने की महक से ही उसे घबराहट होने लगी। उसने अपनी मां से अपनी हालत छिपाई, लेकिन उसका मन डरा हुआ था। उसे डर था कि उसकी एक गलती उसके पूरे परिवार को बदनाम कर देगी। वो जानती थी कि उसे सच का सामना करना होगा, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। एक दिन हिम्मत जुटाकर अन्या ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। क्लिनिक की प्रतीक्षा सूची में बैठे हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि वह गर्भवती है, तो उसके कानों में जैसे बिजली गिर गई हो। वह सन्न रह गई और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। बिना किसी सहारे और बिना किसी पति के वह एक बच्चे को कैसे जन्म देगी? समाज की नजरों में वह अब एक अपराधी बन चुकी थी। वह डॉक्टर के केबिन से बाहर निकली और सड़क पर बेसुध होकर चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। अनन्या बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसे अपनी सूध नहीं थी। उसने सोचा कि क्या वह अर्जुन मेहरा के पास जाए और उसे सब कुछ बता दे, लेकिन क्या वह उसे स्वीकार करेगा? एक बड़ा सीईओ एक साधारण लड़की की बात पर क्यों विश्वास करेगा? उसे अपनी मां गायत्री मेहरा की याद आई, जिनकी आंखों में उसने पार्टी के दौरान घमंड देखा था। उसे लगा कि वो अपनी किस्मत की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। उसने अपने अजन्मे बच्चे के लिए मजबूत होने का फैसला किया। अन्या के घर की हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके चारों ओर खड़ी हो गई हो। वो रसोई में काम करते समय बार बार अपनी हथेली पेट पर रखती और उसकी आंखों में आंसू भराते। उसकी मां ने उसकी पीली पड़ती सूरत को देखा और कई बार सवाल पूछे, लेकिन अनन्या ने हमेशा काम का बहाना बनाकर बात टाल दी। समाज के ताने और बदनामी का डर उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खा रहा था। वह जानती थी कि अगर उसने सच बताया तो उसका परिवार समाज की नजरों में पूरी तरह गिर जाएगा। हिम्मत जुटाकर उसने मेहरा कॉरपोरेशन के भव्य मुख्यालय जाने का फैसला किया। वो चाहती थी कि अर्जुन को कम से कम इस सच का पता चले कि वो पिता बनने वाला है। जब वो उस गगनचुंबी इमारत के पास पहुंची, तो उसकी भव्यता ने उसे डरा दिया। वहां का हर सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी उसे शक की निगाहों से देख रहा था। अनन्या ने अपनी कांपती आवाज में अर्जुन मेहरा से मिलने की विनती की, लेकिन उसे रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया। उसके पास न तो कोई अपॉइंटमेंट था और न ही कोई ऊंचा रसूख, बस एक भारी सच था। तभी वहां गायत्री मेहरा का प्रवेश हुआ, जिनकी चाल में खानदानी अहंकार और सत्ता की झलक थी। उन्होंने अनन्या को रिसेप्शनिस्ट से उलझते हुए देखा और तुरंत समझ लिया कि यह लड़की कोई साधारण समस्या नहीं है। गायत्री ने अपने मैनेजर को इशारा किया और अनन्या को एक निजी केबिन में ले जाने का आदेश दिया। अनन्या को लगा कि शायद अब उसे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी गरिमा की धज्जियां उड़ने वाली हैं। केबिन की ठंडी हवा में उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। गायत्री मेहरा ने अनन्या के सामने बैठकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह कोई कचरा देख रही हो। अन्या ने रोते हुए उस रात की घटना के बारे में बताना शुरू किया और अपनी गर्भावस्था की रिपोर्ट मेज पर रख दी।
गायत्री के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई, बल्कि एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उन्होंने रिपोर्ट को बिना पढ़े ही एक तरफ फेंक दिया और अन्या पर चिल्लाते हुए उसे एक लालची और अवसरवादी लड़की करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे झूठे आरोप लगाकर वह मेहरा खानदान की संपत्ति हड़पना चाहती है और उसे बेइज्जत करने की धमकी दी। अनन्या का आत्मसम्मान उस समय तार तार हो गया जब गायत्री ने उसे पैसों का एक चेक थमाया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि यह पैसे लो और शहर छोड़कर चली जाओ, वरना पुलिस और बदनामी का सामना करने के लिए तैयार रहो। अनन्या ने उस चेक को देखा और फिर उसे फाड़कर गायत्री के पैरों में फेंक दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक स्वाभिमानी चमक थी। उसने साफ कर दिया कि वह यहां पैसे मांगने नहीं बल्कि इंसानियत की तलाश में आई थी। लेकिन यहां केवल पत्थर के दिल वाले लोग बसते हैं। और वह चली गई। वहां से बाहर निकलते समय अनन्या का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसने देखा कि अर्जुन अपनी कार से बाहर निकल रहा था, लेकिन वे उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की दुनिया और उसकी दुनिया के बीच जो फासला है उसे कभी नहीं भरा जा सकता। अर्जुन के पास सत्ता और धन था, जबकि अनन्या के पास केवल उसका चरित्र था। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और निश्चय किया कि वह अब कभी इस व्यक्ति की ओर मुड़कर नहीं देखेगी, चाहे उसका भविष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वह अपना रास्ता खुद बनाएगी। घर वापस आकर अन्या ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसे मालूम था कि मुंबई अब उसके रहने लायक नहीं रही। अगर वे यहां रुकी तो समाज उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा और उसे ताउम्र शर्मिंदगी झेलनी होगी। उसने अपनी मां को सच बताने की कोशिश की, लेकिन शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। अंत में उसने एक छोटा सा नोट छोड़ा और रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल गई। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चे को सुरक्षित रखना और उसे एक सम्मानजनक जीवन देना, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन अनन्या खुद को पूरी तरह तन्हा महसूस कर रही थी। उसने ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया क्योंकि वह चाहती थी कि उसका बच्चा गंगा किनारे की पवित्रता में बड़ा हो। जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, उसे लगा जैसे उसने अपनी पिछली जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। मुंबई की ऊंची इमारतें धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल होने लगी। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं बल्कि एक मां के अटूट संकल्प और एक नई शुरुआत के प्रतीक बन चुके थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अन्या को कर्म और भाग्य के गहरे सिद्धांतों का ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद ये उसके पिछले जन्मों का कोई कर्ज था जो उसे इस तरह चुकाना पड़ रहा था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करने लगी, वादा करते हुए कि वह उसे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने देगी। ट्रेन की गड़गड़ाहट और पटरियों का शोर उसे भविष्य की अनिश्चितताओं से डरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा था जो उसे विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने से रोक रही थी। ऋषिकेश की पहाड़ियों और गंगा की लहरों ने उसका स्वागत एक नई उम्मीद के साथ किया। यहां कोई उसे पहचानने वाला नहीं था और नहीं कोई उसके चरित्र पर सवाल उठाने वाला था। उसने एक पुराने आश्रम में शरण ली और वहां के दैनिक कार्यों में हाथ बटाने लगी। आश्रम के लोगों ने उसकी सादगी और मेहनत को देखकर उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। अन्या ने वहां रहकर यह सीखा कि जीवन केवल भौतिक सुखों का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और सेवा ही असली धर्म है जो हमें विषम परिस्थितियों में बचाए रखती है। महीने बीतते गए और अनन्या का पेट अब साफ तौर पर दिखने लगा था। आश्रम की बुजुर्ग महिलाएं उसके देखभाल करती थी और उसे बनने के सुंदर सफर के बारे में बताती थी। अनन्या ने अपने पुराने दुख को गंगा की लहरों में बहा दिया था। उसने अब केवल अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचना शुरू किया। उसे अर्जुन की याद कभी कभी आती थी, लेकिन वो उन यादों को तुरंत झटक देती थी। उसके लिए वो रात केवल एक भूल थी, लेकिन उसका परिणाम अब उसकी पूरी दुनिया बनने वाला था और वो तैयार थी। मुंबई में अर्जुन अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं में डूबा हुआ था, लेकिन उसे अक्सर उस अजनबी लड़की का सपना आता था। गायत्री ने उसे अनन्या के आने की बात कभी नहीं बताई थी, जिससे वह सच्चाई से पूरी तरह अनजान रहा। अर्जुन को लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है,
लेकिन उसके भीतर की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वह अक्सर उस होटल के स्वीट में जाता था जहां उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। उसे ये नहीं पता था कि उसका अपना खून कहीं दूर किसी पहाड़ी आश्रम में पल रहा है। समाज की बेड़ियां बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन एक मां का साहस उनसे भी बड़ा होता है। अन्या ने अपनी गरीबी और तन्हाई को ही अपनी ताकत बना लिया था। उसने ऋषिकेश के स्थानीय बाजार में छोटे मोटे सिलाई कैंप शुरू किए ताकि वह पैसे बचा सके। उसकी मेहनत और उसके हुनर की चर्चा धीरे धीरे पूरे इलाके में होने लगी। लोग उसे पहाड़ी बेटी के नाम से पुकारने लगे थे। वह अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही थी और उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जो उसकी सबसे बड़ी और सच्ची जीत थी। एक ठंडी रात को जब गंगा की लहरें शोर मचा रही थी, अन्या को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। आश्रम की दाइयों ने उसे संभाला और घंटों की मशक्कत के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जैसे ही उसने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, उसके सारे दुख और दर्द हवा में गायब हो गए। उसने बच्चे की आंखों में वही चमक देखी जो उसने एक बार अर्जुन की आंखों में देखी थी। उसने बच्चे का नाम आरव रखा, जिसका अर्थ होता है शांति। उस छोटे से जीव ने अन्या की जिंदगी को नया अर्थ दिया। आरव के जन्म के बाद अनन्या की दुनिया उसके इर्द गिर्द सिमट गई। वह दिन रात काम करती ताकि आरव को हर छोटी खुशी दे सके। आरव बहुत ही शांत और बुद्धिमान बच्चा था, जिसने बहुत कम उम्र में ही अपनी मां के संघर्षों को समझना शुरू कर दिया था। अनन्या अक्सर उसे गंगा के घाट पर ले जाती और उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। वे चाहती थी कि उसका बेटा केवल सफल ही नहीं, बल्कि एक सच्चा और नैतिक इंसान बने। उसने ठान लिया था कि वह कभी अपनी पहचान के लिए अर्जुन के पास नहीं जाएगी। समय के साथ अन्या का डिजाइनिंग का काम काफी बढ़ गया था। उसने स्थानीय महिलाओं का एक समूह बनाया और उन्हें रोजगार दिया। उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की मांग अब बड़े शहरों से भी आने लगी थी। अन्या अपनी पहचान एक स्वतंत्र और सफल महिला के रूप में बना ली थी, लेकिन उसके मन के एक कोने में हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उसका अतीत फिर से उसके सामने न आ जाए। उसे पता था कि मुंबई एक बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया बहुत छोटी है, जहां रास्ते फिर से मिल सकते हैं। आरव अब 5 साल का हो गया था और वह स्कूल जाने लगा था। उसके स्कूल के दोस्त अक्सर अपने पिता के बारे में बातें करते थे, जिससे आरव के मन में सवाल उठने लगे थे। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा जूसा कि उसके पिता कहाँ हैं और वे उनके साथ क्यों नहीं कि उसके पिता कहाँ हैं। अनन्या निरुत्तर हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगाया और कहा कि उसके पिता एक बहुत बड़े इंसान हैं जो बहुत दूर रहते हैं। वे आरव को सच बताकर उसका बचपन नहीं छीनना चाहती थी। मुंबई के कॉरपोरेट जगत में अर्जुन मेहरा की तूती बोलती थी, लेकिन उसका निजी जीवन नीरस था। उसकी मां ने उसके लिए कई बड़े घरानों के रिश्ते लाए, लेकिन अर्जुन ने हर बार मना कर दिया। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसका कोई हिस्सा कहीं गुम हो गया है। वह शादियों और पार्टियों से दूर रहने लगा था और अपना सारा समय काम में बिताता था। उसे यह भी नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना है जहां उसे अपने किए का हिसाब देना होगा और खोया हुआ प्यार वापस पाना होगा। अन्या को एक दिन मुंबई की एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहले तो उसने मना कर दिया क्योंकि वह मुंबई वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आश्रम के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि यह उसके और आरव के उज्जवल भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका है। उसने आरव को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं दिलाने के लिए उसने भारी मन से मुंबई लौटने का फैसला किया। उसने सोचा कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है और अब कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। उसने अपनी और बेटे की पैकिंग शुरू की। ट्रेन में बैठते समय अनन्या का हाथ कांप रहा था। वह उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जहां से वह 5 साल पहले भागकर आई थी। आरव के चेहरे की मासूमियत और उसकी खुशी देखकर अनन्या को थोड़ी राहत मिली। उसने खुद को समझाया कि वह अब एक बेबस लड़की नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी है। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था और उसने तय किया कि वह केवल अपने काम से मतलब रखेगी। उसे नहीं पता था कि मुंबई पहुंचते ही उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जिससे वो बचती थी। मुंबई की सड़कों पर फिर से वही शोर और वही भागदौड़ थी। अनन्या ने अंधेरी इलाके में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपना ऑफिस सेट किया।
आरव को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। अनन्या को महसूस हुआ कि शहर बदल गया है, लेकिन उसकी यादें वैसी ही ताजा हैं। उसने अपने काम में दिन रात एक कर दिया ताकि उसे किसी और बात का ख्याल न आए लेकिन उसे किसी और बात का ख्याल न आए लेकिन तकदीर अपना खेल खेलने के लिए तैयार बैठी थी। अर्जुन मेहरा की कंपनी ही उस टेक्सटाइल प्रोजेक्ट की संरचना। अगले दिन अन्या को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक समारोह में जाना था। उसने एक सादी लेकिन गरिमापूर्ण साड़ी पहनी और आरव का हाथ पकड़कर निकल पड़ी। हवा में समुद्र की नमी थी जो उसे उस पुरानी रात की याद दिला रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसे पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। वह समारोह के गेट पर पहुंची और अपना पहचान पत्र दिखाया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर सीधे अर्जुन मेहरा पर पड़ी। अन्या का हृदय अत्यंत तीव्र गति से स्पंदन कर रहा था, मानो वह उसके वक्षस्थल को भेद कर बाहर आ जाएगा। मंच पर प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई और नहीं अपितु अर्जुन मेहरा था, जिसने उसकी नियति को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया था। 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात वे और भी अधिक प्रभावशाली तथा गंभीर प्रतीत हो रहा था। उसकी मुख मुद्रा पर वही चिरपरिचित अभिमान था, किंतु आंखों के किसी कोने में एक अतल उदासी भी व्याप्त थी। अन्या ने अपनी साड़ी के पल्लू से स्वयं को ओझल करने का निष्फल प्रयास किया, क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह पहचानी न जाए। गेटवे ऑफ इंडिया का वह ऐतिहासिक परिसर आज दीपों की जगमगाहट से आलोकित था। चारों ओर कला और संस्कृति के प्रति उत्साही लोगों का जमघट लगा हुआ था। मुंबई की आर्द्र हवा में एक विशेष प्रकार का उत्साह व्याप्त था, किंतु अनन्या के लिए वह वायु दमघोंटू सिद्ध हो रही थी। वह बार बार अपनी दृष्टि मन से हटाने का प्रयास करती, परंतु उसकी आंखें विश्वासघात करते हुए पुनः अर्जुन की ओर ही मुड़ जाती। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काल का चक्र पुनः उसी बिंदु पर लौट आया है जहां से वे वर्षों पूर्व पलायन कर गई थी। आरव अपनी मां की घबराहट से पूर्णतः अनभिज्ञ था और बड़ी उत्सुकता से मंच की ओर देख रहा था। उसे वहां खड़े प्रभावशा से मंच की ओर देख रहा था। उसने अन्या का हाथ ली व्यक्ति का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक लगा। उसने व्यक्ति कौन है जो इतनी कुशलता से भाषण दे रहा है? अन्या के पास इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना ही कहा कि वह एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आरव की आंखों में जो जिज्ञासा थी, उसने अन्या के हृदय को और भी अधिक व्यथित कर दिया, क्योंकि वह सत्य को छिपाने का प्रयास कर रही थी। अर्जुन ने अपने भाषण में भारतीय विरासत और आधुनिक का समन्वय पर बल दिया। उसके शब्द अत्यंत प्रभावशाली थे और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन का दृष्टिकोण अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो गया है। क्या यह समय की मार थी या उसके भीतर भी कोई पीड़ा छिपी थी? उसे याद आया कि गायत्री मेहरा ने उसे किस प्रकार अपमानित किया था। वही कड़वाहट उसके मन में पुनः जागृत हो उठी। वह स्वयं को कोस रही थी कि उसने इस प्रोजेक्ट को क्यों स्वीकार किया और मुंबई वापस आने का साहस किया। भाषण समाप्त होने के पश्चात जब तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, तब अनन्या ने आरव का हाथ पकड़कर वहां से निकलने का प्रयास किया। उसे लगा कि यदि वह एक क्षण भी और वहां रुकी तो उसकी आत्मा का बांध टूट जाएगा, किंतु भीड़ इतनी अधिक थी कि मार्ग मिलना असंभव प्रतीत हो रहा था। लोग अर्जुन से मिलने और उसे बधाई देने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे थे। अनन्या विपरीत दिशा में जाने का संघर्ष कर रही थी, जबकि उसका मन उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए विवश कर रहा था। यह एक भयानक मानसिक द्वंद्व की स्थिति थी। तभी अचानक अर्जुन की दृष्टि भीड़ की ओर घूमी। उसे ऐसा आभास हुआ मानो उसने कोई परिचित चेहरा देखा हो। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उस दिशा में देखने का प्रयास किया जहां अन्या खड़ी थी। अन्या ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और आरव को अपने पीछे छिपा लिया। अर्जुन का मन एक पल के लिए विचलित हुआ, किंतु उसके आसपास के लोगों ने उसे अपनी बातों में उलझा लिया। वो अजनबी सा एहसास उसे बेचैन कर गया, जैसे समुद्र की कोई लहर उसके अतीत को वर्तमान के तट पर छोड़ गई हो। अनन्या किसी तरह भीड़ से बाहर निकलने में सफल रही। उसने एक टैक्सी को हाथ दिखाया और उसमें बैठ गई। टैक्सी के अंदर की शांति उसे एक सुरक्षा कवच की भांति लगी। आरव ने अपनी मां के चेहरे की पीलाहट को देखकर पूछा कि क्या वो बीमार है। अनन्या ने उसे गले से लगा लिया।
और उसकी माथे को चूमते हुए कहा कि वह बस थोड़ा थक गई है। उसके आंसू उसकी पलकों के पीछे छिपे हुए थे, जो किसी भी क्षण छलक सकते थे। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां मुंबई की रोशनी उसे चिढ़ा रही थी। टैक्सी जब उसके किराए के अपार्टमेंट के पास पहुंची, तब तक अनन्या ने स्वयं को थोड़ा स्थिर कर लिया था। घर के अंदर की सादगी ने उसे ऋषिकेश के उन दिनों की याद दिला दी, जब उसके पास केवल शांति थी। यहां मुंबई में हर कोना उसे उसके पुराने संघर्षों और उस अपमानजनक रात की याद दिला रहा था। उसने आरव को खाना खिलाया और उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन आरव का मन अभी भी उस समारोह में ही अटका हुआ था। वह उस बड़े आदमी के बारे में बार बार सवाल पूछ रहा था। रात के सन्नाटे में अनन्या अपनी बालकनी में खड़ी होकर समुद्र की लहरों का शोर सुन रही थी। उसे ऋषिकेश की गंगा आरती की याद आई, जहां हर शाम वो अपनी व्यथा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती थी। क्या कर्म का सिद्धांत उसे पुनः उसी व्यक्ति के समक्ष ले आया है जिससे वो घृणा करना चाहती थी। उसने सोचा कि क्या अर्जुन को कभी पता चलेगा कि आरव उसका बेटा है। उसे गायत्री मेहरा की वह क्रूर मुस्कान याद आई और उसने निश्चय किया कि वह इस सत्य को सदा के लिए गुप्त रखेगी। अगले दिन अनन्या को एक आधिकारिक बैठक के लिए मेहरा कॉरपोरेशन के कार्यालय जाना था। यह वही स्थान था जहां से उसे 5 वर्ष पूर्व अपमानित करके निकाला गया था। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी और अपने चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा लगा लिया। वह असहाय लड़की नहीं थी, बल्कि एक सम्मानित डिजाइनर थी। फिर भी जैसे ही उसने उस विशाल कांच की इमारत के मुख्य द्वार पर कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे शक्ति प्रदान करें। कार्यालय के अंदर का वातावरण अत्यंत औपचारिक और व्यस्त था। अन्य को प्रतीक्षा गृह में बैठने के लिए कहा गया। वह अपनी फाइलों को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार मुख्य द्वार की ओर जा रहा था। उसे पता था कि अर्जुन इसी इमारत में कहीं है। तभी एक सचिव आई और उसने अनन्या को सम्मेलन कक्ष की ओर चलने का संकेत दिया। अनन्या के कदम भारी थे, लेकिन उसने अपनी गर्दन ऊंची रखी। उसे लगा कि आज उसकी परीक्षा का दिन है, जहां उसे अपने अतीत और वर्तमान के बीच संतुलन बनाना होगा। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहां केवल कंपनी के कुछ प्रबंधक ही मौजूद थे। अर्जुन वहां नहीं था, जिससे अनन्या ने राहत की सांस ली। बैठक शुरू हुई और अनन्या ने अपनी परियोजनाओं का विवरण देना प्रारंभ किया। उसके काम की गुणवत्ता और उसके विचारों की मौलिकता ने सभी को प्रभावित किया। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अनन्या का मन अभी भी अशांत था। वो जानती थी कि यह केवल शुरुआत है। यदि वो इस प्रोजेक्ट पर काम करती है तो अर्जुन से उसका सामना अपरिहार्य है। बैठक के मध्य में अचानक दरवाजा खुला और अर्जुन मेहरा अंदर प्रविष्ट हुआ। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अर्जुन की उपस्थिति में एक ऐसी ऊर्जा थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह सीधे मुख्य कुर्सी की ओर बढ़ा और बैठ गया। उसने अनन्या की ओर नहीं देखा, क्योंकि वह कुछ कागजात देख रहा था। अनन्या की आवाज एक क्षण के लिए लड़खड़ाई, लेकिन उसने तुरंत स्वयं को संभाल लिया। उसने अपना प्रस्तुतिकरण जारी रखा, यह जानते हुए कि अब अर्जुन उसे अत्यंत निकटता से सुन और देख रहा है। प्रस्तुतिकरण समाप्त होने के पश्चात अर्जुन ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसकी आंखें अनन्या की आंखों से मिली और जैसे वहीं ठहर गया। अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य और पहचान के मिश्रित थे। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसके प्रबंधक ने प्रोजेक्ट की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। अर्जुन स्वयं को नियंत्रित किया, लेकिन उसकी दृष्टि अब अनन्या के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वह उस अजनबी सादगी को पहचानने का प्रयास कर रहा था जिसने उसे बरसों पूर्व विचलित किया था। क्या यह वही लड़की थी जिसे वह खोज रहा था? बैठक समाप्त होने के बाद अर्जुन ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा। सिवाय अन्या के कमरे में व्याप्त वह सन्नाटा अत्यंत और तनावपूर्ण था। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे अन्या की ओर बढ़ा। अर्जुन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे अन्या पकड़ी थी। अर्जुन ने अत्यंत धीमी आवाज में पूछा कि क्या वे पहले मिल चुके हैं। अन्या ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए दृढ़ता से उत्तर दिया कि वो केवल एक कलाकार है और शायद उसकी कला ने ही उसे प्रभावित किया होगा। अर्जुन की आंखों में संदेह की एक किरण अभी भी शेष थी।
अर्जुन को लगा कि वह लड़की कुछ छिपा रही है। उसके बोलने का लहजा और उसकी आंखों की गहराई उसे किसी पुराने घाव की याद दिला रही थी। उसने अन्या से पूछा कि वह इतने वर्षों तक कहाँ थी। अन्या ने उत्तर दिया कि वह अपनी साधना में व्यस्त थी और अब केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहती है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह महिला साधारण नहीं है। उसने उसे जाने की अनुमति दी, लेकिन उसके मन में सवालों का एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अन्या जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उसके पैर कांपने लगे। वह किसी तरह लिफ्ट तक पहुंची और नीचे आ गई। उसे लगा कि वह एक बहुत बड़े संकट से बचकर निकली है, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। उसने टैक्सी ली और सीधे घर जाकर आरव को गले लगाना लिया। आरव उसकी इस व्याकुलता को समझ नहीं पा रहा था। अनन्या को डर था कि अर्जुन की शक्ति और साधन कहीं उसके बेटे को उससे छीन न ले। उसे अपनी गरिमा और आरव की सुरक्षा के बीच का चुनाव करना था। शाम को अर्जुन ने अपने निजी जासूस को फोन किया और उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया। वह जानना चाहता था कि वह ऋषिकेश में क्या कर रही थी और उसके परिवार में कौन कौन है। अर्जुन को अपनी मां पर संदेह था कि उन्होंने उससे कुछ छिपाया है। रात भर वह सो नहीं सका और केवल अन्या के उस शांत चेहरे के बीच में सोचता रहा। उसे चमेली की वही हल्की सुगंध फिर से महसूस हुई जो 5 साल पहले उस स्वीट में बसी हुई थी। क्या उसकी अधूरी कहानी अब पूर्ण होने वाली थी? गायत्री मेहरा ने जब सुना कि अनन्या शहर में वापस आ गई है और अर्जुन के साथ काम कर रही है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें डर था कि यदि अर्जुन को बच्चे के बारे में पता चला तो वह सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाएगा। उन्होंने अन्या को चुपके से मिलने के लिए संदेश भेजा। अन्या ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब वह डरकर नहीं रहेगी। वो गायत्री मेहरा को यह बताने के लिए तैयार थी कि अब वो बदल चुकी है और उसकी धमकियां बेअसर हैं। अन्या और गायत्री की मुलाकात एक सुनसान पार्क में हुई। गायत्री ने फिर से वही अपमानजनक भाषा प्रयोग की और अन्या को शहर भाषा प्रयोग की और अन्या को शहर छोड़ने की चेतावनी दी। अन्या ने शांति से उनकी ओर देखा और कहा कि अब वह किसी से नहीं डरती। उसने स्पष्ट किया कि वह यहाँ केवल अपने काम के लिए आई है और अर्जुन को सच्चाई बताने में उसकी कोई रुचि नहीं है। गायत्री को अन्या का यह नया आत्मविश्वास खटक रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अब पैसे या शक्ति का डर इस महिला को विचलित नहीं कर सकता। घर लौटते समय अन्या ने सोचा कि सत्य और असत्य का यह खेल आखिर कब तक चलेगा। क्या आरव को उसके पिता के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? लेकिन फिर उसे मेहरा परिवार का वो पाखंड याद आया जहां केवल वंश और प्रतिष्ठा को महत्व दिया जाता था। उसने तय किया कि वो आरव को उसी सादगी और प्रेम में पालेगी जैसा उसने ऋषिकेश में किया था। कर्म का विधान जो भी हो, वो अपनी ममता की आहुति नहीं देगी। उसे विश्वास था कि ईश्वर उसे इस कठिन मार्ग पर शक्ति प्रदान करेंगे। अर्जुन को अगले दिन अन्या की पूरी रिपोर्ट मिल गई। जब उसने पढ़ा कि अन्या का एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम आरव है, तो उसका दिल धड़कना भूल गया। गणना के अनुसार उस बच्चे का जन्म उसी रात के 9 महीने बाद हुआ था। अर्जुन को वो अपनी गलती और अपनी मां की साजिश का आभास होने लगा। वह क्रोध और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और अन्या के घर की ओर चल दिया। उसे अब किसी भी सामाजिक नियम या प्रतिष्ठा की परवाह नहीं था। अन्या अपने घर में आरव को सुला रही थी जब दरवाजे की घंटी जोर जोर से बजने लगी। उसने दरवाजा खोला और सामने अर्जुन को खड़ा पाया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा ग्लानि से भरा हुआ था। अन्या समझ गई कि अब सच सामने आ चुका है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या वह बालक उसका अंश है। अन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी रही। उस क्षण की खामोशी में हजारों शब्द छिपे हुए थे जो बरसों से अनकहे रह गए थे। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था। उसका हृदय ग्लानि और विस्मय के बोझ से दबा हुआ था। उसने कमरे के भीतर उस छोटे से बालक को देखा जो सो रहा था, जिसकी मुखाकृति बिल्कुल उसके अपने बचपन जैसी थी। अनन्या एक अडिग दीवार की भांति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वह पुराना डर नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी अग्नि प्रज्वलित थी। उसने अर्जुन को अंदर आने का संकेत नहीं दिया।
क्योंकि उसे भय था कि उसकी उपस्थिति उसके शांत संसार को पुनः विचलित कर देगी। वह पल सदियों जैसा लंबा और भारी प्रतीत हो रहा था। अन्या ने अत्यंत शीतल स्वर में अर्जुन से कहा कि उसे यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से आरव की ओर इशारा किया और पूछा कि उसने इतना बड़ा सत्य उससे क्यों छिपाया। अन्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अर्जुन को याद दिलाया कि 5 वर्ष पूर्व जब वे सहायता के लिए उसके द्वार पर आई थी, तब उसे अपमानित करके भगा दिया गया था। उसने स्पष्ट किया कि आरव केवल उसका बेटा है और मेहरा परिवार का उससे कोई संबंध नहीं है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने सुना कि अन्या उसके पास आई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी मां गायत्री मेहरा ने उसके साथ कितना बड़ा छल किया है। उसने अन्या को समझे प्रयास था कि अनन्या को समझाने का प्रयास किया को वह उस समय नशे की स्थिति में था और उसे कुछ भी याद नहीं था। अन्या ने उपहास करते हुए कहा कि उसकी भूल ने एक लड़की का जीवन उजाड़ दिया था। वह अब किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अर्जुन को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया। अर्जुन ने आरव के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर उसे निहारा। बालक की मासूमियत ने उसके कठोर हृदय को पिघला दिया था। उसे लगा कि वह अपनी ही प्रतिलिपि को देख रहा है। उसने महसूस किया कि धन और सत्ता की इस दौड़ में उसने अपना सबसे अनमोल खजाना खो दिया था। वह आरव को छूना चाहता था, लेकिन अन्या ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह अपने स्पर्श से उसके बेटे की पवित्रता को दूषित न करे। अर्जुन की आंखों से पश्चाताप के आंसू अविरल बहने लगे, जो उसकी बेबसी को दर्शा रहे थे। अनन्या ने अर्जुन को बताया कि उसने ऋषिकेश की पहाड़ियों में संघर्ष करते हुए आरव को पाला है। वहां किसी ने उसे उसके पिता का नाम नहीं पूछा, क्योंकि वहां मानवीय संवेदनाएं जीवित थी। उसने अर्जुन को चुनौती दी कि क्या वह अपनी मां के विरुद्ध जाकर आरव को अपना नाम दे पाएगा। अर्जुन निरुत्तर था, क्योंकि वह जानता था कि गायत्री मेहरा कभी भी एक साधारण लड़की के बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगी। अन्या ने उसकी चुप्पी को ही उसका उत्तर मान लिया और उसे घर से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया। अर्जुन जब अपने आलीशान बंगले पर पहुंचा तो उसका क्रोध चरम पर था। उसने गायत्री मेहरा को आवाज दी और उनसे 5 वर्ष पूर्व की उस घटना के बारे में पूछा। गायत्री ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब अर्जुन ने आरव की तस्वीर उनके सामने रखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अत्यंत अहंकार के साथ कहा कि उन्होंने जो भी किया वो मेहरा खानदान की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किया था। उन्होंने अन्या को एक चरित्रहीन लड़की करार दिया, जिसने अर्जुन को फंसाने के लिए जाल बुना था। अर्जुन ने अपनी मां को पहली बार इतनी नफरत भरी नजरों से देखा। उसने चिल्लाकर कहा कि प्रतिष्ठा का अर्थ किसी निर्दोष के जीवन को बर्बाद करना नहीं होता। उसने घोषणा की कि वह अब और अधिक चुप नहीं रहेगा और अपने बेटे को उसका अधिकार दिलाकर रहेगा। गायत्री ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह उस लड़की के पास गया तो वह उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगी। अर्जुन ने शांत भाव से उत्तर था कि उसे अब उन कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है जिनमें मानवता का कोई स्थान नहीं है। अगली सुबह अन्य अपने ऑफिस में काम करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका मन विचलित था। उसे डर था कि अर्जुन अब कानूनी रास्ता अपनाएगा और आरव को उससे छीन लेगा। तभी उसके सहकर्मी ने बताया कि मेहरा कॉरपोरेशन ने उनके प्रोजेक्ट को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। अन्या समझ गई कि यह गायत्री मेहरा की चाल है ताकि उसे आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। वे जानती थी कि उसे इस लड़ाई में अकेले ही खड़ा होना होगा। चाहे परिणाम जो भी हो, वह हार नहीं मानेगी। अनन्या ने निश्चय किया कि वह मुंबई छोड़कर वापस ऋषिकेश चली जाएगी। उसे लगा कि बड़े शहरों की चकाचौंध में केवल षड्यंत्र और कड़वाहट ही मिलती है। उसने अपना सामान बांधना शुरू किया और आरव को बताया कि वे अपनी पुरानी जगह वापस जा रहे हैं। आरव दुखी था, क्योंकि उसने अभी अभी यहां नए मित्र बनाए थे, लेकिन उसने अपनी मां की आंखों की उदासी देखकर कुछ नहीं कहा। अन्या का हृदय अपने बेटे की इस समझदारी को देखकर भर आया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे सही मार्ग दिखाए। तभी अनन्या के घर के बाहर गाड़ियों का काफिला आकर रुका। अर्जुन ने अपने साथ कुछ वकीलों और सुरक्षा कर्मियों को लाया था। अनन्या को लगा कि उसका सुरक्षा कर्मियों को लाया था। उसने दरवाजा खोला और अर्जुन को अंदर आने से रोक दिया।
अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता के साथ उससे विनती की कि वह उसे एक मौका दे। उसने अनन्या के सामने एक कानूनी दस्तावेज रखा जिसमें अपनी सारी निजी संपत्ति आरव के नाम कर दी थी। उसने कहा कि वह आरव को छीनने नहीं बल्कि उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए आया है। अनन्या ने उन कागजों को बिना देखे ही फेंक दिया। उसने कहा कि उसके बेटे को मेहरा परिवार की संपत्ति की नहीं बल्कि अपने पिता के स्वाभिमान की आवश्यकता है। उसने अर्जुन से पूछा कि क्या वह समाज के सामने यह स्वीकार कर सकता है कि आरव उसका पुत्र है। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के हाँ कहा, लेकिन अनन्या को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि यह केवल एक सामयिक भावना है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी। उसने अर्जुन को वहां से जाने के लिए पुनः विवश किया। अर्जुन ने हार नहीं मानी और वो प्रतिदिन आरव के स्कूल के बाहर खड़े होकर उसे देखने लगा। आरव को उस अजनबी व्यक्ति में एक विशेष आकर्षण महसूस होता था। एक दिन जब आरव स्कूल से बाहर निकल रहा था तो उसने अर्जुन से बात की। अर्जुन ने उसे खिलौने नहीं बल्कि एक छोटी सी किताब भेंट की। आरव ने अपनी मां को इस बारे में बताया, जिससे अन्या और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसने अर्जुन को फोन करके चेतावनी दी कि वे उसके और बेटे से दूर रहे, अन्यथा वह पुलिस की सहायता लेगी। समाज की नजरों में अब यह मामला चर्चा का विषय बन गया था। मेहरा खानदान के वारिस और एक साधारण डिजाइनर की कहानी अखबारों की सुर्खियां बनने लगी थी। गायत्री मेहरा ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अन्या पर दबाव डालना शुरू किया कि वह एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दे और हमेशा के लिए देश छोड़ दे। अन्या ने साफ कर दिया कि वह अपनी गरिमा का सौदा कभी नहीं करेगी। वह जानती थी कि यह कर्मों का खेल है और न्याय एक दिन अवश्य होगा, चाहे वो कितना भी विलंबित क्यों न हो। अर्जुन को जब अपनी मां की इस नई साजिश का पता चला तो उसने घर छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपनी मां से कहा कि वह अब उस महल में नहीं रह सकता जहां सच्चाई का गला घोंटा जाता है। वह एक साधारण किराए के कमरे में रहने चला गया जो अनन्या के घर के पास ही था। उसने विलासिता का त्याग कर दिया ताकि वह अनन्या को यह सिद्ध कर सके कि उसके लिए उसका परिवार धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह अर्जुन के जीवन का एक नया और कठिन अध्याय था। अनन्या ने जब अर्जुन को एक साधारण स्थिति में देखा तो उसके मन में जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने देखा कि वह व्यक्ति जो कल तक आदेश देता था आज स्वयं अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है। अर्जुन अक्सर आरव के साथ पार्क में खेलता और उसे जीवन की अच्छी बातें सिखाता। अनन्या दूर से उन्हें देखती और उसे अपनी ऋषिकेश की प्रार्थनाएं याद आती। क्या वास्तव में हृदय परिवर्तन संभव है? वह इस द्वंद्व में फंसी हुई थी कि वह अर्जुन को क्षमा करे या अपने अतीत के घावों को सहलाती रहे। एक शाम भारी वर्षा हो रही थी और आरव को तेज बुखार आ गया। अन्या घबरा गई क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं था और रात का समय था। उसने घबराहट में अर्जुन का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन बिना एक क्षण गंवाए आरव को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। उसने पूरी रात आरव के पास बैठकर उसकी देखभाल की और अन्या को सांत्वना दी। उस संकट की में अन्य ने महसूस किया कि एक पिता का साया क्या होता है। उसने अर्जुन की आंखों में आरव के प्रति सच्चा प्रेम देखा। अस्पताल के उस ठंडे गलियारे में अन्या और अर्जुन के बीच की दूरियां कुछ कम हुईं। अन्या ने अर्जुन से पूछा कि वो यह सब क्यों कर रहा है। अर्जुन ने कहा कि वो अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है और अब वो केवल एक अच्छा पिता और एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। उसने अन्या से कोई वादा नहीं मांगा, बस उसके साथ रहने की अनुमति मांगी। अनन्या ने पहली बार अर्जुन का हाथ थाम लिया, जिससे उसे एक अनकहा सहारा मिला। यह उनके संबंधों की एक नई और कोमल शुरुआत थी। गायत्री मेहरा को जब पता चला कि अर्जुन अस्पताल में अन्या के साथ है तो वे वहां पहुंची। उन्होंने फिर से हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार अर्जुन ने उन्हें दृढ़ता से रोक दिया। उसने कहा कि यदि वे आरव को उसके पोते के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो उन्हें यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। गायत्री ने देखा कि उनका बेटा अब पूरी तरह से बदल चुका है और अब वो उनके नियंत्रण में नहीं है। वे अपमानित होकर वहां से चली गईं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। आरव के स्वस्थ होने के बाद अनन्या ने उसे पूरी सच्चाई बताने का निर्णय लिया।
उसने आरव को बताया कि अर्जुन ही उसके पिता हैं। आरव की आंखों में जो खुशी और चमक थी, उसने अन्या के सारे दुखों को भुला दिया। आरव ने अर्जुन को गले लगा लिया और उसे पापा कहकर पुकारा। वह शब्द अर्जुन के कानों में संगीत की भांति गूंजा। अन्या ने महसूस किया कि नफरत को पालने से केवल स्वयं का ही नुकसान होता है, जबकि क्षमा और प्रेम जीवन को सुंदर बना देते हैं। अनन्या ने अब अर्जुन को अपने जीवन में पुनः स्थान देने का मन बना लिया था, लेकिन वह अभी भी विवाह के लिए तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि अर्जुन पहले अपनी मां के साथ के संबंधों को स्पष्ट करे। वह नहीं चाहती थी कि आरव किसी ऐसे घर में आए जहां उसे तिरस्कार मिले। अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह आरव के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने तय किया कि वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे और अपने भविष्य की नींव विश्वास पर रखेंगे, न कि किसी सामाजिक दबाव पर। मुंबई की हवा अब अन्या को उतनी बोझिल नहीं लग रही थी। उसने अपने डिजाइनिंग के काम को नए उत्साह के साथ शुरू किया। अर्जुन भी उसके काम में उसकी सहायता करने लगा। उन्होंने मिलकर एक ऐसी संस्था बनाने का निर्णय लिया जो उन माताओं की सहायता करे जिन्हें समाज ने ठुक दिया था। उनके इस नेक कार्य ने लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ा दिया। नियति का खेल अब एक सुखद मोड़ ले रहा था, जहां पुराने घाव भर रहे थे और नई उम्मीदें जन्म ले रही थीं। सच्चाई की जीत हमेशा होती है, भले ही मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। अनन्या और अर्जुन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि प्रेम सच्चा हो और इरादे नेक हों, तो कोई भी बाधा मार्ग नहीं रोक सकती। कर्म का चक्र उन्हें वापस उसी बिंदु पर ले आया था जहां से सब कुछ बिगड़ा था, लेकिन इस बार वे परिपक्व और समझदार थे। उन्होंने अतीत की गलतियों से सीखा था और अब वे एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर थे, जहां केवल प्रेम और न्याय का शासन था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें अन्या के छोटे से घर की खिड़की से अंदर आईं, तो उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। अर्जुन अब हर सुबह आरव को स्कूल छोड़ने के लिए उसके घर आता था। वे अब कोई महंगी कार नहीं, बल्कि एक साधारण ऑटो रिक्शा में आरव के साथ बैठता था। अनन्या रसोई की खिड़की से उन्हें देखती और उसके मन में जमी पुरानी कड़वाहट धीरे धीरे कम होने लगती थी। आरव की हंसी उसके जीवन का सबसे बड़ा संगीत बन गई थी, जिसे सुनकर वह अपनी सारी पुरानी थकान और आंसू भूल जाती थी। मुंबई का कॉरपोरेट जगत अर्जुन की अनुपस्थिति से हैरान था। मेहरा साम्राज्य के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बार बार उसे संदेश भेज रहे थे, लेकिन अर्जुन का मन अब फाइलों और मुनाफे में नहीं था। वह सादगी की उस दुनिया का आनंद ले रहा था जहां प्रेम की कीमत धन से नहीं आंकी जाती थी। उसने अपने आलीशान बंगले के नौकरों को छुट्टी दे दी थी और स्वयं अपना खाना बनाना सीख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने वर्षों तक केवल दिखावे की जिंदगी जी थी, जबकि असली सुख तो इन छोटे छोटे पलों में छिपा हुआ था। अन्या ने देखा कि अर्जुन वास्तव में बदलने की कोशिश कर रहा है। एक शाम जब वह ऑफिस से थकी हुई लौटी, तो उसने देखा कि अर्जुन और आरव मिलकर घर की सफाई कर रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर कालिक लगी थी और आरव खिलखिलाकर हंस रहा था। उस दृश्य ने अनन्या के हृदय के कठोर कपाट खोल दिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अहंकारी सीईओ इस तरह उसके साधारण जीवन का हिस्सा बन जाएगा। उसने चुपके से अपनी आंखों के किनारे आंसुओं को पोंछा और मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। तभी शहर की प्रसिद्ध मैगजीन में एक लेख छपा जिसने पूरे मेहरा परिवार की नींव हिला दी। लेख में अर्जुन के अचानक गायब होने और एक साधारण लड़की के साथ रहने की बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। गायत्री मेहरा ने जब यह पढ़ा तो उनका क्रोध अनियंत्रित हो गया। उन्हें लगा कि अनन्या ने उनके बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। उन्होंने तय किया कि वे अब चुप नहीं बैठेंगी और इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी हद पार करनी पड़े। अन्या को डर था कि इस मीडिया ट्रायल का असर आरव के कोमल मन पर पड़ेगा। स्कूल में दूसरे बच्चे आरव से उसके पिता के बारे में अजीब सवाल पूछने लगे थे। आरव रोते हुए घर आया और उसने अन्या से पूछा कि क्या वे लोग बुरे हैं। अन्या ने उसे अपनी गोद में बिठाया और समझाया कि दुनिया कभी कभी सच को नहीं समझ पाती। अर्जुन ने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वह आरव को समाज में वह स्थान दिलाएगा जिसका वह हकदार है, चाहे इसके लिए उसे अपने नाम और प्रतिष्ठा का त्याग करना पड़े।
अर्जुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उसने बिना किसी झिझक के अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने दुनिया के सामने यह घोषणा की कि आरव उसका बेटा है और अनन्या वह महिला है जिससे वह प्रेम करता है। उसने अपनी मां की साजिशों का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन यह साफ कर दिया कि वह अब अपने परिवार के साथ खड़ा है। उसकी इस ईमानदारी ने लोगों के दिलों को जीत लिया। जहां कल तक लोग आलोचना कर रहे थे, अब वे उसके साहस की प्रशंसा करने लगे थे, जिससे गायत्री मेहरा का पक्ष और भी कमजोर हो गया। इस घटना के बाद अनन्या और अर्जुन के बीच एक नया और गहरा विश्वास पैदा हुआ। अनन्या ने महसूस किया कि अर्जुन ने न केवल उसे स्वीकार किया है, बल्कि उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लोहा लिया है। उसने अर्जुन से कहा कि उसे किसी कानूनी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वे दोनों गेटवे ऑफ इंडिया के उसी तट पर बैठे थे जहां कुछ दिन पहले अनन्या डर के मारे भाग रही थी। आज लहरें शांत थी और हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू थी। गायत्री मेहरा ने अपना अंतिम दांव चलते हुए आरव की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी। उन्होंने दावा किया कि अनन्या एक अकेली मां के रूप में आरव की परवरिश ठीक से नहीं कर सकती। यह अनन्या के लिए सबसे बड़ा आघात था। उसे लगा कि उसकी ममता को एक बार फिर धन और सत्ता से तौला जा रहा है। अर्जुन कि वे किसी भी कीमत पर आरव को उससे अलग नहीं होने देगा। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई थी, जो केवल कस्टडी की नहीं बल्कि संस्कारों की भी परीक्षा थी। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अन्या ने अत्यंत गरिमा के साथ अपनी बात रखी। उसने न्यायाधीश को बताया कि उसने ऋषिकेश की उन कठिन परिस्थितियों में आरव को कैसे पाला है। उसने किसी से आर्थिक सहायता नहीं मांगी और अपने दम पर एक सफल करियर बनाया। उसकी बातों में सच्चाई की वे शक्ति थी जिसे कोई भी वकील झूठा साबित नहीं कर सका। ने महसूस किया कि एक बच्चे के लिए मां का प्यार और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिससे गायत्री का अहंकार टूटने लगा। अर्जुन ने कोर्ट में गवाही देते हुए स्पष्ट किया कि वे अन्या के साथ रहना चाहता है और आरव को एक पूर्ण परिवार देना चाहता है। उसने अपनी संपत्ति का मोह त्याग कर एक सामान्य जीवन जीने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उसकी बातों ने कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों को नम कर दिया। गायत्री मेहरा को अब एहसास होने लगा था, नम कर दी है। उनकी नफरत ने उन्हें उनके अपने ही बेटे से दूर कर दिया है। उनके पास अब केवल सूना महल और बेजान दौलत बची थी, जबकि अर्जुन के पास प्यार और सुकून का संसार था। केस जीतने के बाद जब अन्या और अर्जुन कोर्ट से बाहर निकले तो आरव दौड़कर उन दोनों से लिपट गया। वह दृश्य मानवता की जीत का प्रतीक था। अनन्या ने गायत्री मेहरा को दूर खड़े अकेले देखा। उसके मन में उनके प्रति अब कोई नफरत नहीं थी, केवल करुणा थी। उसने अर्जुन से कहा कि वे एक बार मां से बात करें। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन अन्या की दयालुता ने उसे राजी कर लिया। वे गायत्री के पास पहुंचे और आरव को उनके पैरों पर झुकने के लिए कहा, जिससे गायत्री का कठोर हृदय पिघल गया। गायत्री मेहरा की आंखों से पहली बार पश्चाताप के आंसू निकले। उन्होंने महसूस किया कि जिस वंश की वे रक्षा करना चाहती थी वह आरव के रूप में उनके सामने था, लेकिन उन्होंने उसे केवल तिरस्कार दिया। उन्होंने अन्या का हाथ थाम लिया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि अन्या की अपरवरिश ने आरव को एक महान बालक बनाया है। परिवार का वह पुनर्मिलन उस शहर की सबसे बड़ी खबर बन गई। कर्मों का कर्ज अब चुकता हो रहा था और नफरत की जगह प्रेम ने ले ली थी। अन्या ने तय किया कि वे अब उस आलीशान बंगले में वापस नहीं जाएंगी, बल्कि एक नया घर बसाएंगी जहां पुरानी यादों का साया न हो। उन्होंने एक छोटा सा बंगला समुद्र के किनारे लिया जहां से लहरों की आवाज सुनाई देती थी। अर्जुन ने मेहरा कॉरपोरेशन की कमान फिर से संभाली, लेकिन अब उसका काम करने का तरीका बदल गया था। वह अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों और विधवाश्रमों के लिए दान करने लगा। उसने सीखा कि सत्ता का असली उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने में है। आरव के जन्मदिन पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन यह पार्टी उन पुरानी पार्टियों जैसी नहीं थी। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे। अन्या के ऋषिकेश के दोस्त, ऑफिस के कर्मचारी और शहर के गणमान्य व्यक्ति। आरव बहुत खुश था क्योंकि उसके पास अब उसकी मां और उसके पापा दोनों थे। गायत्री मेहरा ने स्वयं आरव के लिए हलवा बनाया
और उसे आशीर्वाद दिया। उस रात घर का हर कोना खुशियों से चहक रहा था। अनन्या को लगा कि उसके जीवन का संघर्ष अब एक सुखद मोड़ पर पहुंच गया है। अनन्या और अर्जुन अक्सर ऋषिकेश की यात्रा पर जाते थे ताकि वे अपनी जड़ों को न भूलें। गंगा के घाट पर बैठकर वे अपने बीते हुए कल को याद करते और आने वाले कल की योजनाएं बनाते। अनन्या ने अपनी डिजाइनर कंपनी का विस्तार किया और पहाड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले। उसका उद्देश्य केवल कपड़े बनाना नहीं, बल्कि उन महिलाओं को सम्मान दिलाना था जो समाज की मुख्य धारा से कटी हुई थी। अर्जुन भी इस नेक मिशन में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। समय के साथ अनन्या और अर्जुन के बीच का प्रेम और भी प्रगाढ़ होता गया। उन्होंने समझा कि प्रेम केवल एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। आरव अब एक समझदार किशोर बन रहा था, जिसमें अपनी मां का धैर्य और पिता का दृढ़ संकल्प था। वह अपने स्कूल का सबसे होनहार छात्र था और उसे अपनी मां के संघर्ष पर बहुत गर्व था। मेहरा परिवार की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी कि कैसे सत्य और क्षमा से किसी भी बिखरे हुए जीवन को संवारा जा सकता है। एक दिन अनन्या ने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने ऋषिकेश के उन दिनों के दर्द लिखे थे। उसने उन पन्नों को पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसे अब उन यादों से दुख नहीं होता था, क्योंकि वे उसके विकास का हिस्सा थी। उसने महसूस किया कि यदि वह उस रात मुंबई से नहीं भागती तो शायद वह इतनी मजबूत कभी नहीं बन पाती। कर्म की गति निराली है। जो हमें सजा जैसा लगता है वही कभी कभी हमारे लिए वरदान बन जाता है। उसने अपनी डायरी बंद की और अपने नए जीवन की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने अनन्या के लिए एक विशेष डिजाइनर स्टूडियो उपहार में दिया। यह स्टूडियो पूरी तरह से कांच का बना था, जहां से ने समुद्र का अनंत विस्तार दिखाई देता था। अनन्या ने वहां बैठकर अपनी सबसे सुंदर कृतियां बनाई। वह मानती थी कि हर कपड़े के पीछे एक कहानी होती है, बिल्कुल उसके जीवन की तरह। लोग उसके डिजाइनों में जो गहराई देखते थे वह उसके अनुभवों का निचोड़ था। उसकी ख्याति अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन वह अभी भी वही सादगी पसंद अनन्या थी जो गंगा किनारे रहती थी। शहर की चकाचौंध के बीच उनका छोटा सा आशियाना शांति का द्वीप बना रहा। वे शाम को अक्सर बगीचे में बैठकर चाय पीते और आरव की शरारतों पर हंसते। गायत्री मेहरा अब अधिकतर समय पूजा पाठ और आरव के साथ बिताती थी। उन्होंने अपने पुराने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया था। घर की हवा में अब षड्यंत्र नहीं, बल्कि चंदन की खुशबू और मंत्रों का उच्चारण गूंजता था। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन प्रेम ने असंभव को संभव कर दिखाया था। अनन्या को कभी कभी लगता था कि यह सब एक स्वप्न है, लेकिन जब वह अर्जुन का हाथ थामती तो उसे हकीकत का सुखद एहसास होता। वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। उन्होंने न केवल एक बच्चा पाला, बल्कि एक दूसरे के जख्मों को भी भरा। उनकी कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की गाथा थी। मुंबई का वह शहर जिसने उन्हें अलग किया था, आज उनकी एकजुटता का गवाह था। नियति ने अपना खेल खेल लिया था और अब केवल खुशियों का राज था। समय के साथ मेहरा परिवार के जीवन में एक ऐसी शांति आ गई थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनन्या का नया डिजाइन स्टूडियो सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा था, जहां वो केवल सुंदर वस्त्र ही नहीं, बल्कि उन स्त्रियों के लिए एक आशा की किरण भी बुन रही थी जो समाज के हाशिए पर थी। अर्जुन ने अपने व्यवसाय और परिवार के बीच एक सुंदर संतुलन बना लिया था। उनके घर में अब केवल व्यापार की बातें नहीं होती थी, बल्कि शाम को समुद्र की लहरों के साथ हंसी और सुकून के पल भी साझा किए जाते थे। किंतु नियति के पास अभी भी एक अंतिम परीक्षा शेष थी जो उनके संकल्प की गहराई को मापने वाली थी। एक शांत शाम को जब गायत्री मेहरा मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, वे अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके हृदय में कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक है। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अपनी तमाम गलतियों के बावजूद उसकी मां उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी और वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद गलियारे में अनन्या ने अर्जुन का हाथ थाम लिया।
उसने अपने अतीत के सभी घावों और अपमानों को एक तरफ रख दिया। उसे याद आया कि कैसे इसी महिला ने उसे घर से बाहर निकाला था, लेकिन आज उसके मन में केवल करुणा थी। उसने अर्जुन को आश्वासन दिया कि वे मिलकर इस संकट का सामना करेंगे और मां को वापस घर लेकर आएंगे। अन्या ने तय किया कि वह स्वयं गायत्री की सेवा करेगी, क्योंकि एक बहू का धर्म केवल खुशियों में नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में भी परिवार जोड़कर रखना होता है। अगले कई हफ्तों तक अनन्या अस्पताल में ही रही। वो गायत्री के पास बैठकर उन्हें धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ की ओर ले जाने लगी। वो उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें ऋषिकेश की कहानियां सुनाती और उनके विशेष रूप से घर का बना सादा भोजन लाती। आरव भी रोज अपनी दादी के लिए फूल लेकर आता और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता। धीरे धीरे गायत्री की आंखों में जीवन की चमक वापस आने लगी। उन्होंने देखा कि जिस लड़की को उन्होंने कल तक तिरस्कार दिया था, वही आज उनकी सांसों की रक्षा के लिए दिन रात एक कर रही थी। डॉक्टरों के लिए भी यह एक चमत्कार जैसा था कि गायत्री मेहरा इतनी जल्दी ठीक हो रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि दवाओं से अधिक अनन्या की निस्वार्थ सेवा और आरव के प्रेम ने उनकी जान बचाई है। अर्जुन की आंखों में अनन्या के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि उस हृदय में होती है जो शत्रु को भी क्षमा कर सके। अनन्या ने सिद्ध कर दिया था कि कर्म का फल केवल दंड नहीं होता, बल्कि प्रेम से पुराने पापों को धोया भी जा सकता है। एक दिन जब गायत्री थोड़ा बोलने की स्थिति में आई, उन्होंने अन्या का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, जो उनके हृदय के मैल को धो रहे थे। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अन्या से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आंखों पर जो अहंकार का पर्दा पड़ा था, उसने उन्हें सच देखने से रोक दिया था। अन्या ने उनके होठों पर उंगली रख दी और कहा कि अतीत की बातें अब बीत चुकी हैं। अब वे केवल एक परिवार हैं, जहां केवल वर्तमान और भविष्य का महत्व है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब गायत्री वापस घर आईं, तो उन्होंने पूरे घर की चाबियां अन्या को सौंप दी। यह केवल धातु की चाबियां नहीं थी, बल्कि मेहरा खानदान की प्रतिष्ठा और विश्वास का प्रतीक थी। उन्होंने घोषणा की कि आज से इस घर की मालकिन अनन्या है। अर्जुन ने अपनी मां के इस परिवर्तन को देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। घर में अब वह पुरानी कड़वाहट कहीं नहीं थी, बल्कि उसकी जगह प्रेम और सौहार्द की खुशबू ने ले ली थी। अनन्या ने बड़ी विनम्रता से उन चाबियों को स्वीकार किया और अपना नया दायित्व संभाला। अनन्या ने अब घर और अपने काम के बीच एक आदर्श तालमेल बिठा लिया था। उसने गायत्री के लिए घर में ही एक सुंदर बगीचा तैयार करवाया, जहां वे शाम को टहल सकें। आरव अब अपनी दादी के साथ समय बिताता और उनसे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनता। गायत्री ने अब अपनी विलासी जीवन शैली को त्याग दिया था और वे अनन्या के सामाजिक इस कार्यों में उसकी सहायता करने लगी थी। वे दोनों मिलकर गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए एक नया फंड चलाने लगी। समाज में उनकी इस जोड़ी की चर्चा अब एक आदर्श के रूप में होने लगी थी। अर्जुन को अपनी पत्नी और मां के बीच इस गहरे संबंध को देखकर अत्यंत संतोष होता था। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा कर्ज अब चुक गया है। वह अब व्यापारिक यात्राओं पर भी कम जाता था, ताकि अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सके। उसने अनन्या के सुझाव पर कंपनी में ऐसी नीतियां लागू की जो कर्मचारियों के परिवार और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती थी। मेहरा कॉरपोरेशन अब केवल एक सफल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक मानवीय संस्था के रूप में उभर रहा था। कर्म का चक्र अब शुभ परिणाम दे रहा था, किंतु खुशियों के इस माहौल के बीच अन्या को कभी कभी ऋषिकेश की उन तन्हा रातों की याद आ जाती थी। वह उन यादों को सहेज कर रखना चाहती थी, ताकि वह कभी भी अपने संघर्ष को न भूले। उसने अपने स्टूडियो में एक विशेष कोना बनाया, जहां ऋषिकेश की गंगा मिट्टी से बनी मूर्तियां रखी थी। वह मानती थी कि वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी पूंजी था, जिसने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया था। वह अक्सर वहां बैठकर ध्यान लगाती और अपने भीतर की शांति को और भी अधिक गहरा करने का निरंतर प्रयास करती रहती थी। आरव के स्कूल का वार्षिक उत्सव आने वाला था और वह मुख्य नाटक में अभिनय कर रहा था। पूरा मेहरा परिवार अग्रिम पंक्ति में बैठा था। जब आरव ने मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई, तो गायत्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन के कान में कहा कि
ये बालक वास्तव में मेहरा खानदान का सबसे अनमोल रत्न है। अर्जुन ने अन्या का हाथ कसकर थाल हो गई है। वह शाम उनकी एकता का उत्सव थी, जहां समाज के सारे पुराने नियम और वर्जनाएं कहीं पीछे छूट गई थी। पार्टी के बाद घर लौटते समय समुद्र की ठंडी हवा उन्हें सुकून दे रही थी। अन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। एक रात की गलती ने उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे प्रेम और सम्मान का असली अर्थ समझाया। उसने महसूस किया कि यदि वो हार मान लेती तो आज उसे यह सुखद अंत कभी नहीं मिलता। उसने मन ही मन गंगा मैया को धन्यवाद दिया, जिनकी लहरों ने उसे विषम परिस्थितियों में भी डूबने नहीं दिया और सदा सुरक्षित रखा। गायत्री मेहरा ने अब अपनी वसीयत में बड़े बदलाव किए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अन्य द्वारा संचालित ट्रस्ट को दान कर दिया। उनका मानना था कि धन का असली उपयोग वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके। वे अब अक्सर सादा सूती वस्त्र पहनती थी और दिखावे से कोसों दूर रहती थी। अन्या ने अपनी सादगी से न केवल अर्जुन को बल्कि उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया था। यह एक ऐसी क्रांति थी जो हथियारों से नहीं बल्कि ममता और धैर्य से आई थी। एक दिन अर्जुन ने अन्या के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वह उसे वापस उसी होटल के उस स्वीट में ले गया जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। कमरे की सजावट वैसी ही थी, लेकिन इस बार वहां डर या नशा नहीं था, बल्कि प्रेम की पवित्रता थी। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर अनन्या से फिर से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह उस पुरानी रात की यादों को नई और सुंदर यादों से बदलना चाहता है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी। यह उनके नए जीवन का आधिकारिक आरंभ होने वाला था। विवाह की तैयारियां बहुत ही सादगी से शुरू हुईं। अनन्या चाहती थी कि यह आयोजन भव्य न होकर आध्यात्मिक हो। उन्होंने तय किया कि वे ऋषिकेश के उसी आश्रम में जाकर विवाह करेंगे जहां अनन्या ने शरण ली थी। गायत्री और अर्जुन ने इस पवित्र स्टार का सर स्वागत किया। एक श्रद्धांजलि थी जिसने उनके परिवार के चिराग को सुरक्षित रखा था। पूरा परिवार ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ, जहां की पहाड़ियों ने एक बार फिर अपनी बेटी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऋषिकेश की हवा में आज एक विशेष सुगंध थी। गंगा के किनारे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और दियों की रोशनी जल की सतह पर नाच रही थी। अनन्या ने लाल रंग की एक पारंपरिक बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन सफेद शेरवानी में अत्यंत शालीन लग रहा था। आश्रम के वही बुजुर्ग जिन्होंने अनन्या का साथ दिया था, आज उसके कन्यादान के गवाह बने। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो विलग हुए हृदयों का पुनः एकीकरण था। अग्नि के फेरे लेते समय अनन्या ने महसूस किया कि उसका हर कदम उसे पुराने दुखों से दूर और नए सुखों के पास ले जा रहा है। आरव ने अपने माता पिता के कपड़ों की गांठ बांधी, जो उनके अटूट बंधन का प्रतीक था। गायत्री ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और अपनी आंखों से सारे पुराने गिला शिकवा बहा दिए। वह रात ऋषिकेश के इतिहास में दर्ज हो गई, जहां त्याग और बलिदान ने अंततः विजय प्राप्त की थी। गंगा की लहरें इस मंगल मिलन की मधुर साक्षी बनी रहीं। विवाह के बाद वे कुछ दिन वहीं रुके। अनन्या ने अर्जुन को वह हर स्थान दिखाया जहां अर्जुन को वह हर्ष के दिन बिताए थे। उसने वह पत्थर दिखाया जहां बैठकर वह रोती थी, और वह पेड़ जिसकी छांव में वह आरव को सुलाती थी। अर्जुन ने हर उस स्थान को नमन किया, क्योंकि वे स्थान अनन्या की सहनशीलता के मंदिर थे। उसने अनन्या से वादा किया कि वह अब कभी उसे तन्हा महसूस नहीं होने देगा। उनकी यह यात्रा उनके प्रेम को और भी परिपक्व बना गई, जिससे उनका विश्वास और गहरा हुआ। मुंबई वापस लौटने पर उनका स्वागत एक नए उत्साह के साथ हुआ। अन्या अब केवल एक सफल डिजाइनर या मेहरा परिवार की बहू नहीं थी, बल्कि वह उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी जो मुश्किलों से हार मान लेती हैं। उसने अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसका दायरा और भी व्यापक हो गया था। उसने आरव फाउंडेशन की स्थापना की, जो बिन ब्याही माताओं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता था। उसका जीवन अब परोपकार की एक निरंतर बहती धारा बन गया था। गायत्री मेहरा ने अब पूरी तरह से संन्यास जैसी जीवन शैली अपना ली थी।
लेकिन वे परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटी। वे अनन्या की सबसे बड़ी सलाहकार बन गई थी। अक्सर दोपहर में वे दोनों बैठकर परिवार की परंपराओं और आधुनिक मूल्यों के समन्वय पर चर्चा करती। गायत्री ने स्वीकार किया कि अनन्या ने उन्हें इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया वह उन्होंने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा था। घर का वातावरण अब ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से सदा आलोकित रहने लगा था, जो सुखद था। अर्जुन ने अनन्या के सम्मान में शहर के केंद्र में एक विशाल कला केंद्र का निर्माण कराया। यहां देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। अनन्या ने स्वयं इसके उद्घाटन के लिए एक विशेष संग्रह तैयार किया, जिसका विषय था कर्म और काल। उसके वस्त्रों में ऋषिकेश की सादगी और मुंबई की भव्यता का अनूठा संगम था। लोग उसके काम को देखकर दंग रह गए। उसकी ख्याति अब सीमाओं को पार कर गई थी, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन पर ही मजबूती से टिके हुए थे। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा, लेकिन मेहरा परिवार की खुशियां स्थिर हो गई थी। उन्होंने सीख लिया था कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास की डोर मजबूत हो तो किसी भी तूफान को पार किया जा सकता है। अनन्या अक्सर रात को समुद्र की ओर देखते हुए सोचती कि कर्म का कर्ज वास्तव में बहुत गहरा होता है, लेकिन यदि उसे ईमानदारी से चुकाया जाए तो उसका ईश्वर की कृपा के समान मीठा और स्थायी होता है। समय के साथ मेहरा परिवार के जीवन में एक ऐसी शांति आ गई थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अन्या का नया डिजाइन स्टूडियो सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहा था, जहां वो केवल सुंदर वस्त्र ही नहीं बल्कि उन स्त्रियों के लिए एक आशा की किरण भी बुन रही थी जो समाज के हाशिए पर थी। अर्जुन ने अपने व्यवसाय और परिवार के बीच एक सुंदर संतुलन बना लिया था। उनके घर में अब केवल व्यापार की बातें नहीं होती थी, बल्कि शाम को समुद्र की लहरों के साथ हंसी और सुकून के पल भी साझा किए जाते थे। किंतु नियति पास अभी भी एक अंतिम परीक्षा शेष थी, जो उनके संकल्प की गहराई को मापने वाली थी। एक शांत शाम को जब गायत्री मेहरा मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, वे अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके हृदय में कुछ गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और उनकी स्थिति अत्यंत नाजुक है। अर्जुन पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अपनी तमाम गलतियों के बावजूद उसकी मां उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा थी और वह उन्हें खोना नहीं चाहता था। अस्पताल के उस ठंडे और सफेद गलियारे में अन्या ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। उसने अपने अतीत के सभी घावों और अपमानों को एक तरफ रख दिया। उसे याद आया कि कैसे इसी महिला ने उसे घर से बाहर निकाला था, लेकिन आज उसके मन में केवल करुणा थी। उसने अर्जुन को आश्वासन दिया कि वे मिलकर इस संकट का सामना करेंगे और मां को वापस घर लेकर आएंगे। अनन्या ने तय किया कि वह स्वयं गायत्री की सेवा करेगी, क्योंकि एक बहू का धर्म केवल खुशियों में नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में परिवार को जोड़कर रखना होता है। अगले कई हफ्तों तक अनन्या अस्पताल में ही रही। वह गायत्री के पास बैठकर उन्हें धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ की ओर ले जाने लगी। वह उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें ऋषिकेश की कहानियां की सुनाती और उनके लिए विशेष रूप से इस घर का बना सादा भोजन लाती। आरव भी रोज अपनी दादी के लिए फूल लेकर आता और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करता। धीरे धीरे गायत्री की आंखों में जीवन की चमक वापस आने लगी। उन्होंने देखा कि जिस लड़की को उन्होंने कल तक तिरस्कार दिया था, वही आज उनकी सांसों की रक्षा के लिए दिन रात एक कर रही थी। डॉक्टरों के लिए भी यह एक चमत्कार जैसा था कि गायत्री मेहरा इतनी जल्दी ठीक हो रही थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि दवाओं से अधिक अन्या की निस्वार्थ सेवा और आरव के प्रेम ने उनकी जान बचाई है। अर्जुन की आंखों में अन्या के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि असली शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि उस हृदय में होती है जो शत्रु को भी क्षमा कर सके। अन्या ने सिद्ध कर दिया था कि कर्म का फल केवल दंड नहीं होता, बल्कि प्रेम से पुराने पापों को धोया भी जा सकता है। एक दिन जब गायत्री थोड़ा बोलने की स्थिति में आई, उन्होंने अन्या का हाथ अपने हाथ में उनकी आंखों पश्चाताप के आंसू में लिया। उनकी आंखों से पश्चातासु बह रहे थे जो उनके हृदय के मैल को धो रहे थे। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में अन्या से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी आंखों पर जो अहंकार का पर्दा पड़ा था
उसने उन्हें सच देखने से रोक दिया था। अन्या ने उनके होठों कहा कि अतीत की बातें उंगली रख दी और कहा ईद की बातें अब बीत चुकी हैं। अब वे केवल एक परिवार हैं जहां केवल वर्तमान और भविष्य का महत्व है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब गायत्री वापस घर आई तो उन्होंने पूरे घर की चाबियां अनन्या को सौंप दी। यह केवल धातु की चाबियां नहीं थी, बल्कि मेहरा खानदान की प्रतिष्ठा और विश्वास का प्रतीक थी। उन्होंने घोषणा की कि आज से इस घर की मालकिन अनन्या है। अर्जुन ने अपनी मां के इसे परिवर्तन को देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। घर में अब वह पुरानी कड़वाहट कहीं नहीं थी, बल्कि उसकी जगह प्रेम और सौहार्द की खुशबू ने ले ली थी। अनन्या ने बड़ी विनम्रता से उन चाबियों को स्वीकार किया और अपना नया दायित्व संभाला। अनन्या ने अब घर और अपने काम के बीच एक आदर्श तालमेल बिठा लिया था। उसने गायत्री के लिए घर में ही एक सुंदर बगीचा तैयार करवाया, जहां वे शाम को टहल सके। आरव अब अपनी बितासी साधन से बिताता और उनसे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनता। गायत्री ने अब अपनी विलासी जीवन शैली को त्याग दिया था और वे अनन्या के सामाजिक कार्यों में उसकी सहायता करने लगी थी। वे दोनों मिलकर गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज में उनकी इस जोड़ी की चर्चा अब एक आदर्श के रूप में होने लगी थी। अर्जुन को अपनी पत्नी और मां के बीच इस गहरे संबंध को देखकर अत्यंत संतोष होता था। उसे लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा कर्ज अब चुक गया है। वह अब व्यापारिक यात्राओं पर भी कम जाता था ताकि अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सके। उसने अन्या के सुझाव पर कंपनी में ऐसी नीतियां लागू की जो कर्म, परिवार और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती थी। मेहरा कॉरपोरेशन अब केवल एक सफल व्यवसाय नहीं, बल्कि एक मानवीय संस्था के रूप में उभर रहा था। कर्म का चक्र अब शुभ परिणाम दे रहा था। किंतु खुशियों के इस माहौल के बीच अन्या को कभी कभी ऋषिकेश की उन तन्हा रातों की याद आ जाती थी। वह उन यादों को सहेज कर रंजाए ताकि वह कभी भी अपने संघर्ष को न भूले। उसने अपने स्टूडियो में एक विशेष कोना बनाया जहां ऋषिकेश की गंगा मिट्टी से बनी मूर्तियां रखी थी। वह मानती थी कि वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी पूंजी था जिसने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया था। वह अक्सर वहां बैठकर ध्यान लगाती और अपने भीतर की शांति को और भी अधिक गहरा करने का निरंतर प्रयास करती रहती थी। आरव के स्कूल का वार्षिक उत्सव आने वाला था और वह मुख्य नाटक में अभिनय कर रहा था। पूरा मेहरा परिवार अग्रिम पंक्ति में बैठा था। जब आरव ने मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई तो गायत्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन के कान में कहा कि यह बालक वास्तव में मेहरा खानदान का सबसे अनमोल रत्न है। अर्जुन ने अन्या का हाथ कसकर थाम लिया। उन्हें लगा कि उनकी क्या सफल हो गई है। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है। वह शाम उनकी एकता का उत्सव थी जहां समाज के सारे पुराने नियम और वर्जनाएं कहीं पीछे छूट गई थी। पार्टी के बाद घर लौटते समय समुद्र की ठंडी हवा उन्हें सुकून दे रही थी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। एक रात की गलती ने उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे प्रेम और सम्मान का असली अर्थ समझाया। उसने महसूस किया कि यदि वह हार मान लेती तो आज उसे यह सुखद अंत कभी नहीं मिलता। उसने मन ही मन गंगा मैया को धन्यवाद दिया, जिनकी लहरों ने उसे विषम परिस्थितियों में भी डूबने नहीं दिया और सदा सुरक्षित रखा। गायत्री मेहरा ने अब अपनी वसीयत में बड़े बदलाव किए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा किए थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अनन्या द्वारा संचालित ट्रस्ट को दान कर दिया, उन पर जो समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सके। वे अब अक्सर सादा सूती वस्त्र पहनती थी और दिखावे से कोसों दूर रहती थी। अनन्या ने अपनी सादगी से न केवल अर्जुन को बल्कि उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया था। यह एक ऐसी क्रांति थी जो हथियारों से नहीं बल्कि ममता और धैर्य से आई थी। एक दिन अर्जुन ने अनन्या के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वह उसे वापस उसी होटल के उस स्वीट में ले गया जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। कमरे की सजावट वैसी ही थी, लेकिन इस बार वहां डर या नशा नहीं था, बल्कि प्रेम की पवित्रता थी। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर अन्या से फिर से विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वह उस पुरानी रात की यादों को नई और सुंदर यादों से बदलना चाहता है। अन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दी। यह उनके नए जीवन का था आधिकारिक आरंभ होने वाला था।
विवाह की तैयारियां बहुत ही सादगी से शुरू हुईं। अन्या चाहती थी कि यह आयोजन भव्य न होकर आध्यात्मिक हो। उन्होंने तय किया कि वे ऋषिकेश के उसी आश्रम में जाकर विवाह करेंगे जहां अन्या ने शरण ली थी। गायत्री और अर्जुन ने इस विचार का सहर्ष स्वागत किया। यह उनकी ओर से उस पवित्र स्थान के प्रति एक श्रद्धांजलि थी जिसने उनके परिवार के चिराग को सुरक्षित रखा था। पूरा परिवार ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ, जहां की पहाड़ियों ने एक बार फिर अपनी बेटी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऋषिकेश की हवा में आज एक विशेष सुगंध थी। गंगा के किनारे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और दियों की रोशनी जल की सतह पर नाच रही थी। अन्या ने लाल रंग की एक पारंपरिक बनारसी साड़ी पहनी थी जिसमें वह किसी देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। अर्जुन सफेद शेरवानी में अत्यंत शालीन लग रहा था। आश्रम के वही बुजुर्ग जिन्होंने अन्या का साथ दिया था आज उसके कन्यादान के गवाह बने। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो विलग हुए हृदयों का पुनः एकीकरण था। अग्नि के फेरे लेते समय अनन्या ने महसूस किया कि उसका हर कदम उसे पुराने दुखों से दूर और नए सुखों के पास ले जा रहा है। आरव ने अपने माता पिता के कपड़ों की गांठ बांधी जो उनके अटूट बंधन का प्रतीक था। गायत्री ने अपनी बहू के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और अपनी आंखों से सारे पुराने गिला शिकवा बहा दिए। वह रात ऋषिकेश के इतिहास में दर्ज हो गई, जहां त्याग और बलिदान ने अंततः विजय प्राप्त की थी। गंगा की लहरें इस मंगल मिलन की मधुर साक्षी बनी रहीं। विवाह के बाद वे कुछ दिन वहीं रुके। अन्या ने अर्जुन को वह हर स्थान दिखाया जहां उसने अपने संघर्ष के दिन बिताए थे। उसने वह पत्थर दिखाया जहां बैठकर वह रोती थी और वह पेड़ जिसकी छांव में वह आरव को सुलाती थी। अर्जुन ने हर उस स्थान को नमन किया क्योंकि वे स्थान अनन्या की सहनशीलता के मंदिर थे। उसने अनन्या से वादा किया कि वह अब कभी उसे तन्हा महसूस नहीं होने देगा। उनकी यह यात्रा उनके प्रेम को और भी परिपक्व बना गई, जिससे उनका विश्वास और गहरा हुआ। मुंबई वापस लौटने पर उनका स्वागत एक नए उत्साह के साथ हुआ। अनन्या अब केवल एक सफल डिजाइनर या मेहरा परिवार की बहू नहीं थी, बल्कि वो उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी जो मुश्किलों से हार मान लेती हैं। उसने अपना काम जारी रखा, लेकिन अब उसका दायरा और भी व्यापक हो गया था। उसने आरव फाउंडेशन की स्थापना की, जो बिन ब्याही माताओं और उनके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता था। उसका जीवन अब परोपकार की एक निरंतर बहती धारा बन गया था। गायत्री मेहरा ने अब पूरी तरह से संन्यास जैसी जीवन शैली अपना ली थी, लेकिन वे परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटी। वे अन्या की सबसे बड़ी सलाहकार बन गई थी। अक्सर दोपहर में वे दोनों बैठकर परिवार की परंपराओं और आधुनिक मूल्यों के से समन्वय चर्चा करती। गायत्री ने स्वीकार किया कि अन्या ने उन्हें इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया वह उन्होंने किसी भी शास्त्र में नहीं पढ़ा था। घर का वातावरण अब ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से सदा आलोकित रहने लगा था, जो सुखद था। अर्जुन ने अन्या के सम्मान में शहर के केंद्र में एक विशाल कला केंद्र का निर्माण कराया। यहाँ देश भर के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। अन्या ने स्वयं इसके उद्घाटन के लिए एक विशेषण तैयार किया, जिसका विषय था कर्म और काल। उसके वस्त्रों में ऋषिकेश की सादगी और मुंबई की भव्यता का अनूठा संगम था। लोग उसके काम को देखकर दंग रह गए। उसकी ख्याति अब सीमाओं को पार कर गई थी, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन पर ही मजबूती से टिके हुए थे। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा, लेकिन मेहरा परिवार की खुशियां स्थिर हो गई थी। उन्होंने सीख लिया था कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास की डोर मजबूत हो तो किसी भी तूफान को पार किया जा सकता है। अनन्या अक्सर रात को समुद्र की ओर देखते हुए सोचती कि कर्म का कर्ज वास्तव में बहुत गहरा होता है, लेकिन यदि उसे ईमानदारी से चुकाया जाए तो उसका फल ईश्वर की कृपा के समान मीठा और स्थायी होता है। समय का निरंतर प्रवाह जीवन की नदी को नई दिशाओं में ले जाता रहा, जहां खुशियों की लहरें हर दिन मेहरा परिवार के आंगन को भिगोती थी। अब अनन्या के चेहरे पर बीते हुए कल की कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक शांत गौरव झलकता था। आरव अब एक युवा बालक बन चुका था, जिसकी आंखों में अपनी मां का संघर्ष और पिता की निडरता साफ दिखाई देती थी। मुंबई के इस विशाल बंगले में
अब केवल धन का प्रदर्शन नहीं होता था, बल्कि वहां मानवीय संवेदनाओं और पारंपरिक मूल्यों का गहरा सम्मान किया जाता था। अन्या का फैशन साम्राज्य अब न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका था। उसने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उसके डिजाइनों में भारतीय संस्कृति की सादगी और आधुनिकता का सुंदर मेल हो। उसके साथ काम करने वाली कारीगर महिलाएं अब केवल कर्मचारी नहीं थी, बल्कि वे उसके बड़े परिवार का अटूट हिस्सा बन गई थी। अनन्या अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करती और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करती थी। उसके स्टूडियो में हमेशा प्रेम और रचनात्मकता की मधुर सुगंध बसी रहती थी। अर्जुन ने मेहरा कॉरपोरेशन को केवल एक व्यावसायिक इकाई से ऊपर उठाकर एक कल्याणकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित कर दिया था। उसने मुनाफे की अंधी दौड़ को छोड़कर नैतिकता और जिम्मेदारी के मार्ग को चुना, जो उसके पिता का भी अधूरा सपना था। वह अब हर छोटे कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से मिलता और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता था। अर्जुन के नेतृत्व में कंपनी ने न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त की, बल्कि उसे समाज के प्रति जवाबदेह बनाया। उसने ये समझ लिया था कि सफलता का वास्तविक आनंद दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने में ही है। गायत्री मेहरा अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी, लेकिन उनके मुख पर एक अलौकिक शांति विराज थी। उन्होंने अपनी मुख पर एक अलौकिक शांति विराग दिया था और अपना अधिकनी जीवन शैली और पुराने अभिमान को और चिंतन में व्यतीत करती थीं। वे अक्सर अन्या के साथ बैठकर आध्यात्मिकता और कर्म के गहरे रहस्यों पर चर्चा करती थीं। गायत्री ने अपनी पुरानी गलतियों को पूरी तरह स्वीकार के कर लिया था और अब वे अपनी बहू को एक गुरु के समान सम्मान देती थीं। उनके लिए अनन्या अब केवल एक बहू नहीं, बल्कि उनके परिवार की रक्षक और मार्गदर्शक थी। आरव अब अपने 18वें जन्मदिन की ओर बढ़ रहा था और उसने अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। वह अपने पिता की तरह व्यापारिक कौशल तो रखता ही था, लेकिन उसके हृदय में अपनी मां जैसी दयालुता और संवेदनशीलता भी थी। उसने तय किया कि वह भविष्य में आरव फाउंडेशन की कमान संभालेगा, ताकि वह अधिक से अधिक वंचित लोगों की सेवा कर सके। आरव को अपनी जड़ों पर गर्व था और उसने कभी भी अपनी मां के संघर्षमय अतीत को कमतर नहीं आंका। वह जानता था कि उसकी वर्तमान पहचान उसी कठिन परिश्रम और त्याग की नींव पर खड़ी है। वह रात आज भी अनन्या की यादों के एक कोने में सुरक्षित थी, लेकिन अब वह दर्द नहीं देती थी। उसने सीखा था कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी भूलें ही हमें हमारे वास्तविक मार्ग तक ले जाती हैं। यदि वह रात न होती, तो न तो आरव का जन्म होता और न ही अर्जुन को अपने अहंकार का बोध होता। कर्म का कर्ज जो उस समय एक भारी बोझ लग रहा था, अब एक वरदान के रूप में परिणत हो गया था। अन्या अक्सर खिड़की के बाहर समुद्र को देखती और यह महसूस करती कि ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई न कोई गूढ़ अर्थ छिपा होता है। शर्मा परिवार के पुराने दिन अब एक धुंधली याद की तरह थे, लेकिन अनन्या ने अपनी विनम्रता को कभी नहीं खोया। उसने मुंबई के एक शांत इला अपने माता पिता के नाम पर छमी दी थी। आखिरी थी बड़ा पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र बनवाया। वह चाहती थी कि आने वाली पीढ़ी कला और साहित्य के माध्यम से अपने संस्कारों को पहचाने। इस केंद्र में अक्सर विद्वानों और कलाकारों का जमावड़ा लगा रहता था, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत थे। अनन्या का ये योगदान उसे केवल एक उद्यमी से कहीं ऊपर एक समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा था। आरव फाउंडेशन अब देश के कई राज्यों में सक्रिय हो चुका था, जो विशेष रूप से उन महिलाओं की सहायता करता था जिन्हें उनके परिवारों ने छोड़ दिया था। अनन्या स्वयं इन केंद्रों का दौरा करती और वहां की महिलाओं के साथ समय बिताती थी। उसने कई ऐसी महिलाओं को अपने स्टूडियो में रोजगार दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उसकी कहानी इस सुनकर उन महिलाओं के भीतर भी लड़ने और जीतने का साहस पैदा होता था। अनन्या के लिए यह कार्य केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह उसका समाज के प्रति वह धर्म था जिसे वे पूरी निष्ठा से निभा रही थी। मुंबई शहर की चकाचौंध के बीच उनका आशियाना हमेशा सुकून का केंद्र बना रहा। शाम को अक्सर पूरा परिवार बगीचे में बैठता और साथ में चाय पीता। अर्जुन और अन्या के बीच का प्रेम समय के साथ और भी अधिक प्रगाढ़ हो गया था।
वे अब बिना शब्दों के भी एक दूसरे की बात समझ जाते थे। उनके जीवन में एक उत्सव की तरह होता था, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत संघर्षों के बाद पाया था। उनकी एकजुटता ने यह सिद्ध कर दिया था कि प्रेम और क्षमा से किसी भी बिखरे हुए जीवन को संवारा जा सकता है। प्रतिवर्ष दिवाली के शुभ अवसर पर वे ऋषिकेश अवश्य जे थे। वहां गंगा किनारे दीपदान करना उनकी एक परंपरा बन गई थी। आश्रम के बच्चे और बुजुर्ग उनके का बेसब्री से इंतजार करते थे। अनन्या को वहां की मिट्टी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी, जो उसे उसके संघर्ष के दिनों की याद दिलाती थी। अर्जुन वहां के घाटों पर बैठकर ध्यान लगाता और शांति की तलाश करता। ऋषिकेश उनके लिए केवल एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि यह वे आध्यात्मिक घर था, जहां से उनकी नई जिंदगी की पहली किरण फूटी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने अन्या से पूछा कि क्या उसे अब भी कोई मलाल है। अन्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा कि उसने जो कुछ भी खोया, उससे कहीं अधिक उसने प्राप्त किया है। उसने महसूस किया कि जीवन की पूर्णता केवल सुखों में नहीं, बल्कि दुखों को स्वीकार कर उन्हें शक्ति में बदलने में है। अर्जुन की आंखों में अन्या के प्रति जो कृतज्ञता थी, वह किसी भी महंगे आभूषण से अधिक कीमती थी। उन्होंने समुद्र के किनारे चलते हुए अपने भविष्य की सुंदर कल्पनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना शुरू किया। आरव के स्नातक दीक्षांत समारोह के दिन मेहरा परिवार की आंखों में गर्व के आंसू थे। जब आरव ने अपना स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो उसने मंच से घोषणा की कि उसकी यह सफलता उसकी मां के अटूट धैर्य और उसके पिताजी के विश्वास को समर्पित है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गायत्री मेहरा उस क्षण को देखकर अत्यंत भावुक हो गईं और उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके वंश को ऐसी नेक संतान दी। वह दिन केवल आरव की सफलता का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के मूल्यों की विजय का महान दिन था। समाज में अब उनकी छवि एक प्रेरणादायक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी थी। लोग उनकी कहानी को संघर्ष और सफलता की मिसाल मानते थे। अनन्या को अक्सर बड़े मंचों पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया जाता था, जहां वह केवल एक ही बात कहती थी कि सत्य और करुणा का मार्ग कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसने लोगों को सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अपने चरित्र और आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके शब्द हजारों लड़कियों के जीवन में आत्मविश्वास भरने का कार्य कर रहे थे, जो बहुत सराहनीय था। गायत्री मेहरा का निधन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। अपने अंतिम समय में उन्होंने अनन्या के हाथों को चूमते हुए कहा कि वह उनके परिवार के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उन्होंने कीमती जेवर आरव फाउंडेशन के लिए दान कर दिए। उनकी मृत्यु के बाद घर में कुछ समय के लिए उदासी रही, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षा और प्रेम हमेशा जीवित रहे। अनन्या और अर्जुन ने उनकी याद में एक बड़ा वृद्धाश्रम बनवाया, जहां बेसहारा बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और अपनों जैसा प्रेम मिल सके, जो बहुत आवश्यक था। अन्या ने अपने डिजाइनिंग करियर में एक नया अध्याय जोड़ते हुए गंगा नाम से एक विशेष संग्रह लॉन्च किया। इस संग्रह की हर पोशाक पर ऋषिकेश की गंगा लहरों और वहां के मंदिरों की चित्रकारी की गई थी। यह संग्रह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सफल हुआ कि विदेशी डिजाइनों को भी पीछे छोड़ दिया। अन्या ने इस सफलता का सारा श्रेय उन कारीगरों को दिया जो उसके साथ दिन रात मेहनत करते थे। वह मानती थी कि कला केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारी जड़ों और संस्कृति का दर्पण है, जिसे सहेजना हमारा परम कर्तव्य है। जीवन के उतार चढ़ाव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने सीखा कि धन आता और जाता रहता है, लेकिन जो संबंध ईमानदारी और त्याग की नींव पर बने होते हैं, वे कभी नहीं टूटते। अर्जुन अब एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने नाम के साथ नहीं, बल्कि अपने काम के साथ पहचाना जाता था। अनन्या उसके लिए उसकी ताकत और प्रेरणा का स्रोत थी। वे अक्सर रात को छत पर बैठकर सितारों को देखते और उन क्षणों को याद करते जब सब कुछ असंभव लगता था। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आरव ने अब फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो नई तकनीक के माध्यम से सामाजिक कार्यों को और भी प्रभावी बना रहा था। उसने ग्रामीण इलाकों में मोबाइल क्लिनिक और शिक्षा केंद्र शुरू किए। अर्जुन और अनन्या ने उसे पूरी स्वतंत्रता दी थी
ताकि वो अपने तरीके से समाज की सेवा कर सके। मेहरा परिवार की नई पीढ़ी अब केवल विलासिता में नहीं पल रही थी, बल्कि वह जमीन से जुड़कर लोगों के दुखों को समझने का प्रयास कर रही थी। आरव का व्यक्तित्व उसके माता पिता के संस्कारों का प्रतिबिंब था। एक विशेष शाम को समुद्र के किनारे टहलते हुए अनन्या ने अपनी पुरानी डायरी अर्जुन को दी। उसमें उसने अपने संघर्ष के उन 5 वर्षों का हर दर्दनाक पल लिखा था। अर्जुन ने जब उन पन्नों को पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अनन्या को कितनी बड़ी पीड़ा दी थी। उसने एक बार फिर अनन्या से क्षमा मांगी। अनन्या ने उसे गले लगा लिया और कहा कि अब क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेम ने उन सभी घावों को पूरी तरह से भर दिया है। समय का पहिया अपनी गति से निरंतर घूमता रहा। अनन्या और अर्जुन अब अपने बुढ़ापे की ओर अग्रसर थे, लेकिन उनका प्रेम आज भी वैसा ही नया और ताजा था जैसा पहले दिन था। वे अब भी अक्सर हाथों में हाथ डाले जुहू बीच पर चलते थे। आरव का अपना परिवार हो गया था और अब घर में छोटे बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। मेहरा खानदान की विरासत अब केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि उन मानवीय मूल्यों में जीवित थी जो अनन्या ने अपनी सादगी और संघर्ष से इस घर में रोपे थे। जीवन का अंतिम तथ्य यही है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अनन्या और अर्जुन ने कठिनाइयों के बीच प्रेम और सच्चाई के बीज बोए थे, जिसका मीठा फल अब उनकी आने वाली पीढ़ियां खा रही थीं। कर्म का वह पुराना कर्ज अब पूरी तरह से चुकता हो चुका था और उसकी जगह एक शाश्वत शांति ने ले ली थी। उनकी कहानी आने वाली सदियों तक मुंबई की गलियों और ऋषिकेश के घाटों पर सुनाई जाएगी। यह सिद्ध हो चुका था कि जहां करुणा और न्याय का संगम होता है, वहां भाग्य स्वयं झुक जाता है। सूरज की अंतिम किरणें समुद्र की लहरों पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। अनन्या और अर्जुन अपने बगीचादस बिछा रही थी। अनन्या और अर्जुन अपने बगीचे की बेंटी से प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को निहार रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। उनकी आंखों में पूर्णता और संतोष का भाव था। जीवन ने उन्हें जो भी दिया, उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया। उनका सफर अब एक ऐसी मंजिल पर पहुंच चुका था जहां केवल अनंत प्रेम और आत्मिक सुख का राज था। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची सिद्धि थी। पूरी दुनिया के लिए वे केवल एक सफल परिवार थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक जागृति थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने दिखाया कि समाज की बेड़ियां कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक मां की ममता और एक पिता का पश्चाताप उन्हें तोड़ सकता है। उनकी कहानी दुख से शुरू हुई थी, लेकिन उसका अंत मानवता और सत्य की सर्वोच्च विजय के साथ हुआ। मुंबई का वे कोलाहल अब उनके लिए संगीत बन गया था। इसी शांति और प्रेम के साथ 2 भटकती आत्माओं ने अंततः अपनी मंजिल और अपना घर पा लिया।